अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता। नेक्स्ट एपिसोड। सानी ने कहा, आप उन्हें साबी कमज़ोरी में मुब्तला करके या ज़ख्मी करके भी उनके दिमागों में नहीं जा सकेंगे। ये बात समझ में आती है कि आदमी साबी कमज़ोर हो या ज़ख्मी होकर भी छींक मार सकता है। तुम ठीक कहती हो, वो दोनों हर हाल में छींक मारेंगे, हमें अपने दिमागों में पहुँचने नहीं देंगे। सानी ने कहा, मैं अमेरिका के अहम मामलात में मुदाखलत कर रही हूँ, उससे थाईलैंड में कदम जमाने का मौका नहीं दे रही हूँ। इतने बड़े मामलात के सामने ये सोफिया और फरीदी क्या चीज़ हैं? इसके लिए वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, बाद में इन लोगों से निमट लिया जाएगा। तुम दुरुस्त कहती हो, लेकिन अल्पा सोफिया को हर हाल में ट्रैप करना चाहेगी, क्योंकि वह अल्पा की मुकम्मल डमी बनने की सलाहियत रखती है। अब से एक दिन पहले तक सोफिया बड़ी कामयाबी से अल्पा बनकर भीमा को धोखा देती रही। मैं मानती हूँ कि उन दोनों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आफरीदी के चोर ख्यालात पढ़कर मालूम करना चाहिए कि इसमें मज़ीद क्या क्या सलाहियतें हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी तदबीर नहीं सुझाई दे रही कि इनके दिमाग में पहुंचकर आराम से इनके चोर ख्यालात मालूम किए जाएं। सानी ने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर नारंग को बताया और नारंग का फ़ोन नंबर खुद याद किया। फिर कहा, अब हम बराह रास्त एक दूसरे के दिमाग में नहीं आएंगे। आप किसी को आलाकार बनाकर ज़रूरत के वक्त उसके ज़रिए फ़ोन पर रब्ता करें, मैं भी उस आलाकार के दिमाग में आऊँगी। इस तरह हम उसके अंदर रहकर एक दूसरे से रब्ता करते रहेंगे। ये कहकर वो नारंग से रुखसत हो गई। वहाँ से सीधी आमना के पास पहुंची, फिर बोली, मामा मैं हूँ, आपकी बहू सानी। आमना ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटी बोलो, क्या बात है? भारत के शहर मुंबई में एक मुसलमान नौजवान है, उसका नाम दलेर आफरीदी है। उसके साथ सोफिया नामी एक लड़की है। दोनों मासूम और बेज़रर हैं। टेलीपैथी की दुनिया से उनका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अल्पा ने जबरन सोफिया को अपनी डमी बनाया और इस तरह दलेर आफरीदी भी उसके साथ टेलीपैथी के दलदल में धंसने वाले। तुम क्या चाहती हो? सिर्फ इतना चाहती हूँ कि सोफिया और दलेर आफरीदी को अल्पा, भीमा और नारंग जैसे शैतानी इरादे रखने वालों से दूर कर दें। ठीक है, तुम जाओ, मैं उनके पास जा रही हूँ। नारंग नहीं चाहता था कि अल्पा कोई मक्कारी दिखाए और सोफिया को अपना मामूल बनाकर आफरीदी को भी उसके साथ अपना गुलाम बनाने पर मजबूर कर दे। उसने सोचा आफरीदी ख्याल खोने की लहरों के बायस बेचैनी महसूस करता है और छींक मार देता है, लेकिन सोफिया सोच की लहरों को महसूस नहीं करती है और ना ही बेचैनी महसूस करती है। जब उसे मुखातिब किया जाए तब उसे मालूम होता है कि कोई उसके दिमाग में है, तब वो छींक मारती है। लिहाजा सोफिया के दिमाग में जाकर एक बार फिर उसे समझाना चाहिए। अगर वो छींक मारना चाहेगी तो मैं उसके दिमाग में जलजला पैदा करूंगा, फिर वो छींक मारना भूल जाएगी। उसने सोफिया के दिमाग में आकर पहले खामोश रहकर उसके ख्यालात पढ़े। ये मालूम हुआ कि वो आफरीदी की तरह पराई सोच की लहरों के बायस बेचैन नहीं होती है। उस वक्त वो लोग खाने से फारिग हो चुके थे। ऐसे वक्त नारंग ने कहा, सोफिया मैं तुम्हारा मेहरबान दोस्त हूँ, मुझे गलत ना समझो, मैं भीमा नहीं हूँ। वो परेशान होकर बोली, आफरीदी वो फिर मेरे दिमाग में बोल रहा है। आफरीदी ने कहा, शैतान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। इससे पहले कि वो फिर तुम्हें नुकसान पहुंचाए, उसे कह दो कि तुमने कलमा पढ़ा है, तुम मुसलमान हो गई हो और अपने रब को सच्चे दिल से याद करती हो, इसलिए वो शैतान तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। नारंग ने हंसते हुए कहा, सोफिया तुम किस अहमक की बातों में आ रही हो? दुनिया में अरबों इंसान हैं, क्या वो अपने रब को याद करते हैं तो मुसीबत टल जाती है। अगर मैं शैतान हूं तो क्या तुम्हारे दिमाग से भाग जाऊंगा? ये मैं नहीं जानती। मेरा आफरीदी मुझे जो समझाएगा मैं वही समझूंगी। आफरीदी ने कहा, सोफिया तुम बोलो, मेरा रब मेरा माबूद है और शैतान नाबूद है। सोफिया ने यही कहा, मेरा रब माबूद है और शैतान नाबूद है। ऐसे ही वक्त नारंग ने उसके दिमाग में जलजले का एक झटका पहुंचाना चाहा तो नाकाम रहा। उसे हैरानी हुई। उसने जलजला पैदा करने के सिलसिले में वही तरीका इख्तियार किया था जो आमतौर पर किया जाता है, लेकिन सोफिया के जहन पर कोई असर नहीं हुआ। उसने फिर एक बार उसके अंदर जलजला पैदा करने की कोशिश की, लेकिन सोफिया आराम से बैठी आफरीदी से कह रही थी, अब वो मेरे दिमाग में नहीं है, मैं आइंदा ऐसे ही किया करूंगी। जब भी कोई मेरे दिमाग में आया करेगा तो मैं कहा करूंगी कि मेरा रब मेरा माबूद है और शैतान नाबूद है। नारंग हैरान और परेशान था। सोच रहा था, क्या मुकम्मल ईमान की पुख्तगी से खुदा को याद किया जाए और शैतान पर लानत भेजी जाए तो हमारा मनफी अमल नाकाम रहता है? वो इस पहलू से सोच रहा था और गलत नहीं सोच रहा था। उधर सोफिया और आफरीदी ने सच्चे दिल से खुदा को याद किया। इधर आमना रूहानी टेलीपैथी के जरिए उसके दिमाग में पहुंच गई। उसकी मौजूदगी के बायस नारंग जलजला पैदा करने वाले शैतानी अमल में नाकाम हो गया। इन हालात में उसे पूरा यकीन हो गया कि दलेर आफरीदी गैर मामूली सलाहियतों का हामिल है। बज़ाहिर बहुत ही मासूम, सीधा सादा और बेज़रर नजर आता है, लेकिन अंदर से बहुत ही गहरा है। उसने आजमाइश के तौर पर दलेर आफरीदी के दिमाग में जाने का इरादा किया। फिर ख्याल खोने की परवास करके उसके दिमाग में जैसे ही पहुंचा, उसने आदत के मुताबिक छींक मारी। वो फिर बाहर हो गया। इस बात पर उसे झुंझलाहट होती थी कि चंद सातों के लिए भी वो दिमाग में रहने का मौका नहीं देता है। अगर ज़रा सा भी मौका मिले तो वो उसके दिमाग में जलजला पैदा कर सकता है। अगरचे जलजला पैदा करने के सिलसिले में सोफिया के दिमाग में नाकाम रहा था।
वो यही आजमाना चाहता था कि अफरीदी के दिमाग में जाकर भी क्या वो नाकाम रहेगा, लेकिन वहाँ उसकी टेलीपैथी की दाल नहीं गल रही थी। उसने फिर सोफिया के अंदर पहुंचकर उसको मुखातिब करना चाहा, तो इस बार सोफिया ने सांस रोक ली। वो बाहर निकल आया। हैरानी से सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। पहले तो सोफिया मेरी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर रही थी, अब मेरे जाते उसने सांस रोक ली। ताज्जुब है, पहले उन्होंने अपनी ढकी छुपी सलाहियतों का मुजाहरा नहीं किया था, अब कर रहे हैं। नारंग दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया था। अब ये नहीं जान सकता था कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। उन्हें भी ये पता नहीं चल रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो खाने से फारिग हो गए थे। लिबास तब्दील करके अपना सफरी बैग उठाकर बाहर आए और रामाराव से कहा, हमें सफारत खाने ले चलो। रामाराव ने उन्हें अपनी टैक्सी में बिठाया, फिर सफारत खाने पहुंचा दिया। वो अंदर गई तो सफ़ीर के पास जाने से उन्हें कोई रोक ना सका। उन्होंने अपने अपने पासपोर्ट निकाल कर उनके सामने रख दिए, उनसे कुछ नहीं कहा। सफ़ीर ने अपने सेक्रेटरी को बुलाकर कहा, इन दोनों के पासपोर्ट ले जाओ और वीज़ा फॉर्म खुद ही पूर करके मेरे दस्तखत लो। ये अभी 2 घंटे बाद जाने वाली फ़्लाइट में सफ़र करेंगे। वो दोनों सफ़ीर की बातें सुनकर खुश हो रहे थे। वह सिर्फ 15 मिनट के बाद वीज़ा लेकर एयरपोर्ट पहुंच गए। अफरीदी ने रामाराव को गले लगाते हुए कहा, भाई तुमने हमारा बहुत साथ दिया है, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। फिर कभी मुंबई आना हुआ तो हम तुम्हारे ही पास रहेंगे। सोफिया ने अपने सफरी बैग से 25,000 रुपये निकाल कर उसे देते हुए कहा, ये मेरी तरफ से बच्चों को दे देना, भाभी से कहना मैं उन्हें बहुत याद कर रही थी। खुदा ने चाहा तो हम फिर कभी ज़रूर मिलेंगे। रामाराव की आंखें मोहब्बत से भीग रही थीं। उसने दोनों के आगे हाथ जोड़ दिए, सर झुका लिया। वो दोनों वहां से पलटकर बुकिंग काउंटर पर आए, वहां से टिकट हासिल किए, फिर जहाज़ पर सवार होने के लिए बोर्डिंग कार्ड हासिल किया। तमाम काम इतनी आसानी से होते जा रहे थे जिसकी वो तवक्को नहीं कर सकते थे। उन्होंने टिकट काउंटर पर पाकिस्तान जाने के लिए टिकट हासिल किए थे और ये बात भी उनके जहन में नहीं थी कि अभी उन्हें पाकिस्तान जाना है। बस उन्होंने बेख्तियार टिकट हासिल किए थे। मुख्तसर ये कि वो किसी भी टेलीपैथी जानने वाले और काला जादू जानने वाले की मदाखलत के बगैर तैयारे में सफ़र करते हुए पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंच गए। मुकद्दर इंसानों को कितनी राहों से, कितने मरहलों से गुजारते हुए कहाँ कहाँ पहुंचाता है, ये सिर्फ रूहानी इल्म हासिल करने वाले आमना और जनाब तबरेज़ी समझ रहे थे। सोफिया और दलेर आफरीदी की मदद करने के लिए सानी आमना के पास आई थी। अगर वह ना भी आती तो आमना को यह आगाही हो गई थी कि मुंबई में रहने वाले दलेर आफरीदी को वहाँ से निकालकर जमहूरिया चीन के शहर बीजिंग पहुँचाना है। और जनाब तबरेज़ी को जो आगाही हासिल हुई थी उसके मुताबिक वो अपने फ़र्जंद अली तैमूर को दूसरी सुबह पेरिस से रवाना करने वाले थे। अली तैमूर दूसरे दिन 11 बजे इस्लामाबाद पहुँचने वाला था। वहाँ कई अनजाने दुश्मन उसके मुंतज़िर थे। उनमें अमरीकी सुरागरसां और खुफिया एजेंसी के सीक्रेट एजेंट्स थे जो ये मालूम करने की कोशिशों में थे कि पेरिस से और पाकिस्तान से जमहूरिया चीन जाने वाले मुसाफिर क्यों जा रहे हैं। वहाँ तक सफ़र करने वाले सिर्फ सयाह नहीं होंगे, पाकिस्तान और चीन के खुफिया मामला तय करने वाले पाकिस्तान के खुफिया नुमाइंदे भी होंगे और बाबा साहब के दायरे से चीन जाकर दोस्ती मुस्तहकम करने वाले वो मुसलमान भी होंगे जो टेलीपैथी जानते हैं और टेलीपैथी का इल्म चीनी हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। इस्लामाबाद से जो सफ़र शुरू होने वाला था वो आसान नहीं था। अली तैमूर वहाँ से चीन तक पुल सरात पर चलने वाला था और ये नहीं जानता था कि इस पुल सरात पर सोफिया और दलीर आफरीदी जैसे नए साथियों का इजाफा होने वाला है। न्यूयॉर्क में चाइना टाउन एक ऐसा इलाका है जहाँ चीनी बाशिंदों की अक्सरियत है। अमेरिका के दूसरे इलाकों में भी चीनी बाशिंदे काफ़ी तादाद में रिहाइश पजीर हैं। ये चीनी बाशिंदे 20वीं सदी के अवाइल में ही हांगकांग और मकाओ से हिजरत करके वहाँ आबाद हो गए थे। 20वीं सदी के आखिर में और 21वीं सदी के आगाज़ में इनकी कई नस्लें पैदा हुईं, जवान हुईं और बूढ़ी हुईं। अब वो जवान और बूढ़ी नस्लें यूँ तो नस्ली तौर पर चीनी थीं, लेकिन खुद को फ़ख्र से अमेरिकन कहती थीं। वो अमेरिका से मोहब्बत करती और जमहूरिया चीन से नफ़रत करती थीं। ऐसे कई अमेरिकन चीनी थे जो अमेरिकी CIA में सुराग रसानी के फ़राइज़ अंजाम देते थे। अमेरिकी CIA ने ऐसे कई सुराग रसानों को बड़ी राजदारी से जमहूरिया चीन के अहम शहरों में पहुंचा दिया था। चूँकि वह शक्ल सूरत, कद्दो कामत और ज़ुबान के लिहाज से बिल्कुल चीनी बाशिंदे थे, लिहाजा उनकी शनाख्त नहीं हो सकती थी कि वह दोस्त हैं या दुश्मन। CIA ने ऐसे चीनी सुराग रसानों को पेरिस और इस्लामाबाद जैसे शहरों में भी पहुंचाया था। वो इन शहरों में जमहूरिया चीन के बाशिंदों की हैसियत से रहने लगे थे और उन्होंने ऐसे शनाख्ती कार्ड्स और दीगर अहम कागजात अपने पास रखे थे जिनसे ये तस्दीक होती थी कि वह बरतानवी हांगकांग के या अमरीकी इलाकों के चीनी बाशिंदे नहीं हैं, बल्कि जमहूरिया चीन से आए हुए हैं। अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले भी उन्हें जमहूरिया चीन के बाशिंदे साबित करने के लिए वक्त ज़रूरत ख्याल ख्वानी का हथियार इस्तेमाल करते रहते थे। अमरीकी CIA का एक सुराग रसां अफसर शाओचिंग इस्लामाबाद में था। उसके मातियत चंद अमरीकी और चीनी सुराग रसां थे। वो उसके हुक्म के मुताबिक 5 स्टार होटलों की निगरानी करते, बड़े और महंगे होटलों के इस्तकबालिया काउंटर से मालूम करते रहते कि कौन बैरून मुल्क से आया है और किस हैसियत से चीन जाने वाला है,
क्या वो सयाह है या कारोबार के सिलसिले में जा रहा है या कोई सियासी शख्सियत है? सोफिया और दलेर आफरीदी इस्लामाबाद पहुंचते ही सबसे पहले चीनी सफारत खाने गए। वहां से वीज़ा हासिल करना उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं था, क्योंकि आमना रूहानी टेलीपैथी के जरिए उनकी मुश्किलात हल करती जा रही थी। उन दोनों के दिमागों में बाबा साहब के इदारे के टेलीपैथी जानने वाले मौजूद थे। जब कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल आ पड़ती तो वो आमना से ताउन के लिए कहते, वरना वह खुद ही सोफिया और दलेर आफरीदी के काम आ रहे थे। उन्होंने वीज़ा हासिल किया, फिर पर्ल कॉन्टिनेंटल पहुंचे। वहां इस्तकबालिया काउंटर पर अपने लिए डबल बेड का कमरा हासिल किया। काउंटर कीपर ने उनके नाम और पता लिखने के लिए पूछा, आपका नाम? दलेर आफरीदी ने कहा, यह मेरी वाइफ सोफिया आफरीदी है और मेरा नाम दलेर आफरीदी है। उसने लिखते हुए पूछा, कहाँ से आ रहे हैं? हम पेरिस से आ रहे हैं। कब तक कैम रहेगा? कल सुबह 10 बजे तक। यहाँ से आप किस मुल्क में जाएंगे? हम चीन जाने वाले हैं। अमरीकी CIA का एक चीनी सुरागरसा वहाँ इस्तकबालिया काउंटर के करीब ही था। उसके दिमाग में लेजी गार्ड ने कहा, इस्तकबालिया काउंटर के पास एक नौजवान जोड़ा है। वो दोनों पेरिस से आए हैं और कल की फ़्लाइट से चीन जाने वाले हैं। चीनी सुरागरसा ने उनके करीब से गुजरते हुए उन दोनों के चेहरों को देखा। लेजी गार्ड ने कहा, एक का नाम सोफिया आफरीदी और दूसरे का नाम दलेर आफरीदी। इन्होंने यहाँ का रूम नंबर 771 हासिल किया है। सुरागरसा ने पूछा कि इनके ख्यालात पढ़ सकते हो? नहीं, मैंने इसकी वाइफ के दिमाग में जाने की कोशिश की तो उसने सांस रोक ली थी। दलेर आफरीदी भी योगा का माहिर है। ये सारी बातें बता रही हैं कि ये अगर पेरिस से आए हैं तो फिर बाबा साहब के इदारे से आए हैं। योगा के माहिर भी हैं और शायद टेलीपैथी भी जानते होंगे। सुरागरसा ने मोबाइल फ़ोन निकाल कर इसे ऑन किया, फिर नंबर पंच करने के बाद इसे कान से लगाया। राब्ता कायम होते उसने कहा, मिस्टर शाओचिंग, अभी एक नौजवान जोड़ा पर्ल होटल में आया है। वो दोनों पेरिस से आए हैं और कल चीन जाने वाले हैं। उन्होंने इस होटल का कमरा नंबर 771 हासिल किया है। मास्टर शाओचिंग ने कहा, मैं अभी टेलीफोन के जरिए अमरीकी अकाबरीन से रब्ता करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि फ़ौरन अपना कोई टेलीपैथी जानने वाला इस जवान जोड़े के दिमागों में पहुँचाएं ताकि इनके मुतल्लिक ज़रूरी मालूमात हासिल हो सकें। मास्टर, उनका टेलीपैथी जानने वाला मौजूद है। उसने मेरे दिमाग में आकर ये बातें बताई हैं और ये भी कहा है कि वो योगा के माहिर हैं। दोनों मियाँ बीवी सांस रोक लेती हैं। तुम इन पर नज़र रखो। मैं सुरागरसानों की एक टीम के साथ आ रहा हूँ। उनके साथ कितना सामान है? सिर्फ 2 सफरी बैग हैं और कुछ नहीं है। यकीन हो रहा है कि वो बाबा साहब के इदारे से आए हैं। वो अपना मोबाइल फ़ोन बंद करके इस्तकबालिया काउंटर पर आया, फिर बोला, मुझे रूम नंबर 772 चाहिए। उसने इस कमरे का 2 दिन का किराया काउंटर पर रख दिया। अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों ने उस होटल के मैनेजर और उस काउंटर पर काम करने वालों पर मुख्तसर सा तनवीमी अमल किया था और उनके दिमागों में यह नक्श कर दिया था कि वो चीनी सुरागरसा जब भी कोई कमरा मांगे तो उससे ज़्यादा सवालात ना किया जाए। नाम और पता नोट करके उसके नाम कमरा मखसूस कर दिया जाए। सोफिया और आफरीदी अपने कमरे में आए। उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। सोफिया थके हुए अंदाज में बिस्तर पर चारों शाने चित हो गई। आफरीदी भी उसके पास लेटते हुए बोला, हम दोपहर को इंडिया में थे और शाम को पाकिस्तान में हैं। ये कितनी अजीब बात है कि सफारत खाने के दफातर बंद हो गए थे। इसके बावजूद सफ़ीर साहब ने हम दोनों के लिए वीज़ा जारी कर दिया। हाँ, हैरानी तो बहुत सी बातों पर है कि हम मुंबई से यहाँ आए। एल्पा और भीमा ने हमें नज़रअंदाज कर दिया और हम कुछ सोचे समझे बगैर यहाँ आकर चीन जाने के लिए वीज़ा हासिल कर चुके हैं। हाँ, मैंने सोचा कि हम क्यों जाना चाहते हैं। फिर जहन में बात आई कि जब जाने का मौका मिल रहा है तो फिर चीन जैसे दोस्त मुल्क की सैर करनी चाहिए। वो करवट बदलकर उसके सांसों के करीब आती हुई बोली, तुम मकनातीस हो। जहाँ जा रहे हो मैं खिंची चली आ रही हूँ और चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ दुनिया के तमाम मुल्कों की सैर करूँ। दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक खूब घूमती फिरती रहूँ। वो उसके चेहरे से जुल्फ़ों को हटाते हुए बोला, अल्लाह ताला हम पर मेहरबान है। उसने तुम्हारे जैसी खूबसूरत शरीक सफ़र दी है। वैसे हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों को मुसाइब में मुब्तला करके आजमाता भी है। अभी हमें मुसर्रतें मिल रही हैं, आगे पता नहीं नसीब में क्या लिखा है। वो प्यार से बोली, नसीब में जो भी लिखा होगा हम उसमें बराबर के शरीक रहेंगे। खुशियों में भी साथ साथ हैं, मुसाइब में भी साथ साथ रहेंगे। कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों बिस्तर पर उठकर बैठ गई। सोफिया ने पूछा, कौन आया होगा? होटल का कोई मुलाजिम होगा। उसने वहाँ से चलते हुए दरवाजे के पास आकर इसे खोला। बाहर 2 अफराद खड़े हुए थे। उनके हाथों में बहुत सारा सामान था। उन्होंने कहा, यह आपके लिए है। आफरीदी इनकार न कर सका, एक तरफ हट गया। वो दोनों सामान लेकर अंदर आए। फिर उन्होंने कहा, दरवाज़ा अंदर से बंद कर दें। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर उनके सामने सोफे पर आकर बैठ गया। एक शख्स ने कहा, क्या आप दोनों इस बात पर हैरान नहीं है कि बड़ी आसानी से आपके वो तमाम काम हो रहे हैं जिन्हें आप खुद करना चाहते तो इतनी जल्दी ना कर पाते? दूसरे शख्स ने कहा, आप दोनों मुंबई से यहाँ चले आए, आपके किसी दुश्मन ने नहीं रोका, आपको आसानी से यहाँ आने का वीज़ा मिल गया। अब यहाँ से चीन जाने का भी वीज़ा मिल चुका है और अब ये आप दोनों के टिकट हैं। कल की 1 बजे वाली फ़्लाइट में आप दोनों की सीटें रिजर्व हो चुकी हैं। सोफिया ने कहा, हम दोनों हैरान हैं, लेकिन हमारा ज़हन कहता है कि जो कुछ हो रहा है हमारे लिए बेहतर हो रहा है।
हमें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। दिलेर आफरीदी ने कहा, हम नहीं जानते कि हमारे दिमाग में और दिल में ऐसा एतमाद क्यों पैदा हो गया है। अभी आप दोनों अंदर आए हैं, मैं किसी अजनबी को अंदर आने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन आप यहाँ मौजूद हैं और मैं एतराज़ नहीं कर रहा हूँ। एक ने कहा, आप दोनों ने बाबा फरीद वास्ती के इदारे का नाम सुना है? सोफिया ने कहा, हाँ, मैं उस इदारे के बारे में बहुत कुछ सुन चुकी हूँ। उससे शख्स ने कहा, हमारा ताल्लुक उसी इदारे से है। बाबा साहब के इदारे के बुजुर्ग और तमाम मुंतज़मीन चाहते हैं कि आप दोनों टेलीपैथी की दुनिया के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करें। ये मालूमात रफ्ता रफ्ता हासिल होती रहेंगी। हम चंद अहम बातें आपको बताने आए हैं। वो बताने लगा, आफरीदी साहब, जब आप मस्जिद अक्सा में नमाज अदा कर रहे थे, उन लम्हात में जनाब तबरेज़ी ने फ़ैसला किया था कि आपको बाबा साहब के इदारे में एक दिन आना है। इससे पहले आपको एक मिशन पर चीन जाना है, इसलिए आप बेख्तियार मुंबई से सफ़र करते हुए इस्लामाबाद पहुँचे हैं और अब जमहूरिया चीन जाएंगे। आप दोनों के दिमागों में हमारे 2 टेलीपैथी जानने वाले सुराग रसा मौजूद रहते हैं। अगर वो ख्याल ख्वानी के ज़रिए आप लोगों से गुफ्तगू करें तो उन्हें बिल्कुल अपना समझ कर उनसे गुफ्तगू क्या करें। आफरीदी ने कहा, वो हमारे दिमागों में कैसे मौजूद रहते हैं? हम तो अपने दिमाग में आने वालों को छीन के मारकर भगा देते हैं। आप पर रूहानी टेलीपैथी के ज़रिए ऐसा अमल किया गया है कि आप हमारे टेलीपैथी जानने वालों को अपने दिमागों में महसूस नहीं करती हैं। वो इस वक्त भी आप लोगों के दिमागों में मौजूद हैं और आपको रफ्ता रफ्ता तमाम अहम बातें समझाते रहेंगे। आफरीदी ने पूछा, क्या हमारे दिमागों में रहने वाले अभी हमसे बातें कर सकते हैं? दूसरे लम्हे में आफरीदी ने अपने अंदर किसी अजनबी की आवाज़ सुनी। मिस्टर आफरीदी, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपके दिमाग में हूँ, लेकिन जब आप अपनी वाइफ के साथ तन्हा होती हैं तो हम आपके दिमागों से चले जाते हैं। आपकी तन्हाई में और आपके ज़ाती मामलात में मुदाखलत नहीं करते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हम पर एतमाद करें और हमारी हदायत पर अमल करते रहें। दूसरी तरफ सोफिया से भी एक टेलीपैथी जानने वाला सुराग रसा ऐसी बातें कर रहा था। सोफिया ने आफरीदी से कहा, मैं भी अपने दिमाग में एक अजनबी की बातें सुन रही हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारे लिए अजनबी नहीं रहा है। हमें इन दिमागों में रहने वालों पर एतमाद करना चाहिए। आफरीदी ने कहा, हम मुंबई से यहाँ तक ऐसे हालात से गुजरते आ रहे हैं कि अब हमें बाबा साहब के इदारे के बारे में और टेलीपैथी जानने वाले दोस्तों के बारे में यकीन होने लगा है और बेशक हमें इन पर एतमाद करना चाहिए। उन दोनों के दिमाग में मौजूद दोनों सुराग रसानों ने कहा, तुम दोनों का बेहद शुक्रिया। वो 2 अफराद जो सामान लेकर आए थे उनमें से एक ने बड़े बड़े पैकेट्स खोलते हुए कहा, इस पैकेट में तुम दोनों के लिए मखसूस मलबूसात हैं। ये मलबूसात बर्फानी इलाकों में पहने जाती हैं। इसके अलावा दोनों के लिए एक पैराशूट है। सफ़र के दौरान में कुछ भी हो सकता है, लिहाजा ये एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं। आफरीदी ने पूछा, कि हमें जहाज़ पर सवार होने से पहले पैराशूट बांध कर जाना होगा? नहीं, तुम दोनों इसे अपने साथ रखोगे। इसे कब पहनना है, क्या करना है, ये दोनों टेलीपैथी जानने वाले सुराग रसा तुम्हारे दिमाग में आकर बताते रहेंगे। दूसरे ने कहा, ये 2 किट्स हैं। एक किट में मुख्तलिफ़ किस्म के 3 पैक्ड खाने, 2 शॉटगन, 2 रिवॉल्वर और बेशुमार बुलेट्स वगैरह, 2 एयर शूटर और नायलॉन की रस्सियाँ भी हैं। इन सब का इस्तेमाल कब होगा, कैसे होगा, इस सिलसिले में भी तुम्हारे दिमागों को हदायत मिलती रहेंगी। वो दोनों तकरीबन 1 घंटे तक उन दोनों को बहुत सी बातें बताते रहे और समझाते रहे। इसके बाद उनसे मुसाफिया करके रुखसत हो गए। उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। आफरीदी ने कहा, क्या ख्याल है, कुछ चाय पी जाए, सैंडविचेस वगैरह खाए जाएं? हाँ, रिफ़्रेशमेंट हॉल में चलें, कुछ खाएंगे, इस्लामाबाद की सैर करेंगे, फिर रात को देर से किसी रेस्तोरां में खाना खाएंगे। आफरीदी ने किट को खोलते हुए कहा, हमें जितनी बातें बताई गई हैं उनसे ये साफ जाहिर होता है कि हमारे अतराफ़ खतरात हैं, लिहाजा हमें अभी से मोहतात रहना चाहिए। उसने किट में से एक रिवॉल्वर और गोलियां निकालकर सोफिया को दी। उसने इन्हें अपने पर्स में रख लिया। आफरीदी ने दूसरा रिवॉल्वर अपने लिबास में छुपा लिया। उसके साथ वाले कमरे में मास्टर शाओजिंग 4 सुराग रसानों के साथ आया था और चीनी सुराग रसानों से उनके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर रहा था। उस चीनी सुराग रसा ने कहा, 2 अफराद बहुत सा सामान लेकर उनके पास आए थे, फिर उनके कमरे में 1 घंटे तक रहने के बाद वापस गए हैं। मास्टर शाओजिंग ने कहा, जैसा कि हमें यकीन होता जा रहा है, वो नौजवान आफरीदी बाबा साहब के इदारे से आया है और उसके साथ जो है वो उसकी वाइफ नहीं होगी, वो भी बाबा साहब के इदारे की कोई तरबियत याफ्ता टेलीपैथी जानने वाली ख़तरनाक किस्म की चालबाज फाइटर होगी। एक सुराग रसा ने कहा, हम उससे मोहतात रहकर ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि दोनों चीन क्यों जा रहे हैं और क्या पैगाम लेकर जा रहे हैं, क्या या कोई ऐसा तहरीरी मुआहिदा जिस पर वो चीनी अकाबरीन के दस्तखत करा सकें। अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो हम उन्हें यहीं ज़ाया कर देंगे। उनका एक जासूस कमरे के बाहर खड़ा हुआ था। उसने अंदर आकर दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, वो दोनों अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक करके कहीं जा रहे हैं। मास्टर शाओजिंग ने मोबाइल निकालकर उस पर राब्ता कायम किया और कहा, वो दोनों कमरे से बाहर निकल गए हैं, शायद होटल के बाहर जाएंगे। उनका ताक़ुब करो और जहाँ जहाँ वो जाते रहें अपने आदमियों को मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इतला देते रहो। उन्हें रोका जाए और ना टोका जाए, सिर्फ ये मालूम करते रहो कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। हम अभी निकल रहे हैं।
हमें बताया जाए कि वो लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, इसके बाद हम उनसे निमट लेंगे। उसने मोबाइल फ़ोन को बंद किया। वो सब कमरे से बाहर आकर लिफ्ट में आए। फिर उन्होंने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे जाने लगी, लेकिन तीसरी और चौथी मंजिल के दरमियान पहुंचते ही अचानक रुक गई। एक ने हैरानी से कहा, ये क्या हुआ? मास्टर शाओचिंग ने झुंझलाकर कहा, हमें जल्दी है और ये रुक गई है, ना ऊपर है ना नीचे है। उसने हाथ बढ़ाकर अलार्म का बटन दबाया, फिर इंतज़ार करने लगा। 3-4 मिनट के बाद वो गुस्से से बड़बड़ाया, क्या होटल की इंतज़ामिया सो रही है? अलार्म नहीं सुन रही है? उसने फिर अलार्म का बटन दबाया, फिर मोबाइल फ़ोन निकालकर नंबर पंच करने लगा। एक चीनी सुरागरसा ने अलार्म का बटन दबाया। मास्टर शाओचिंग ने गुस्से से कहा, मैं 2 बार बटन दबा चुका हूँ, तुम्हारे दबाने से क्या उन्हें खबर हो जाएगी? वो अदब से बोला, सर आप नाराज़ ना हो, आपने दोनों बार अलार्म का नहीं दूसरा बटन दबाया था। वह हैरानी से बोला, क्या? फिर उसने दूसरे सुरागरसा से पूछा, क्या मैंने दूसरा बटन दबाया था? सुरागरसा ने कहा, जी हाँ, हम सोच रहे थे आप वो दूसरा बटन दबाकर क्या करना चाहते हैं। तुम लोग गधे हो, जब मैंने गलत बटन दबाया था तो तुम उसी वक्त अलार्म का बटन नहीं दबा सकते थे। फिर वो चौंक कर बोला, क्या वाकई मैं 2 बार गलत बटन दबाता रहा? इसका मतलब ये है कि कोई टेलीपैथी जानने वाला मेरे दिमाग में है। उसने मेरे जहन को बहका दिया था, मैं फिर आजमा कर देखता हूँ। उसने हाथ बढ़ाकर अलार्म के बटन को दबाया। दूसरे सुरागरसा ने कहा, इस बार आपने सही बटन दबाया है। वह इत्मीनान की सांस लेकर बोला, मेरे दिमाग में कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं है, शायद मैं गुस्से और झुंझलाहट से गलत बटन दबाता रहा था। चीनी सुरागरसा ने कहा, सर हम अपने इत्मीनान के लिए इस अलार्म के बटन को दबा रहे हैं, लेकिन अलार्म के बटन की सुरख रोशनी रोशन नहीं है, वो बुझी हुई है, और इस लिफ्ट के अंदर वाली लाइट भी बुझी हुई है। मास्टर शाओचिंग ने कहा, लिफ्ट के रुकते वक्त ये लाइट ऑफ हो गई थी। उस वक्त तुम लोगों की आंखें नहीं थीं, उस वक्त तुम बता नहीं सकते थे। मास्टर आप अपनी आंखों से देख रहे थे, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। तुम कहना चाहते हो मैं आंखों से देख रहा था और नहीं देख रहा था, यानी कि मैं अंधा हूं? मास्टर आप गुस्सा न करें, ये सोचें कि लिफ्ट क्यों बंद हो गई है या किसी ने जानबूझकर रोक दी है ताकि हम उन दोनों के ताक़ुब में ना जा सकें। मास्टर शाओचिंग ने तायद में सर हिलाकर कहा, कुछ ऐसा ही मालूम होता है। 20 मिनट के बाद लिफ्ट में रोशनी हुई और वो नीचे की तरफ जाने लगी। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। होटल का मैनेजर वहां खड़ा हुआ था। उसने कहा, सॉरी आप लोग इतनी देर लिफ्ट में बंद रहे, पता नहीं किसने सिर्फ आप ही की लिफ्ट के तमाम तार काट दिए थे। अभी हमने उन्हें जोड़कर लिफ्ट को कारआमद बनाया है। वो पहले ही समझ गए थे कि लिफ्ट रुकी नहीं, रोकी गई थी। वह सब तेज़ी से चलते हुए होटल के बाहर आए। पार्किंग एरिया में उनकी वैगन कार खड़ी हुई थी। वह सब इसमें बैठकर इसे स्टार्ट करके तेज़ी से हाथे के बाहर जाने लगे। मास्टर शाओचिंग मोबाइल फ़ोन के जरिए पूछ रहा था, वो दोनों कहाँ हैं? जवाब मिला, वो दोनों शक्करपड़ियाँ गए हैं। शक्करपड़ियाँ एक पहाड़ी पर बहुत ही खूबसूरत पार्क है। वहाँ रोशनी का ऐसा इंतज़ाम है कि रात के वक्त भी दिन का समा रहता है। मास्टर शाओचिंग ने कहा, वो जगह बहुत मुनासिब है। उन दोनों को पार्क के किसी वीरान हिस्से में ट्रैप किया जा सकता है। दूसरी तरफ से कहा गया, आप जल्द आने की कोशिश करें, वरना वो किसी दूसरी तरफ चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे? क्या उनकी निगरानी नहीं कर रहे हो? निगरानी तो कर रहे हैं, वो कहीं जाएंगे तो हमें उनके पीछे जाएंगे, लेकिन आप तो उन्हें शक्करपड़ियाँ के किसी हिस्से में ट्रैप करना चाहते हैं। ज़्यादा बातें ना करो, हम अभी वहाँ पहुँच रहे हैं। वो मोबाइल फ़ोन को बंद करके बोला, जब मैं अमेरिका में था तो वहाँ मेरे मातियत मेरे एक हुक्म पर तीर की तरह टारगेट तक पहुँचते थे। यहाँ के मुकामी किराए के आलाकार कुछ समझते ही नहीं है। आपने यहाँ के मुकामी मुजरिमों को ख़रीदा है, ये सही मायनों में जासूस नहीं है, बस वारदात करना जानते हैं। वो शक्करपड़ियाँ पहुँच गए। पार्किंग एरिया में वैगन कार को रोका। वहाँ उनका एक मुकामी जासूस मौजूद था। उसने कहा, वो दोनों हमारी नज़रों में हैं, आप हमारे साथ आएँ। मास्टर शाओचिंग ने कहा, हम सबका एक साथ उनके सामने जाना मुनासिब नहीं है। उसने अपने चीनी जासूस से कहा, तुम मेरे साथ आओ, बाकी यहाँ रहेंगे। वो मुकामी जासूस के साथ चलता हुआ थोड़ी दूर तक गया। फिर उस मुकामी जासूस ने कहा, वो देखें दूर स्नैक बार के सामने वो दोनों बैठे चाय पी रहे हैं। शाओचिंग ने कहा, अब तुम वापस जाओ। वो चला गया। शाओचिंग ने अपने चीनी मातियत से कहा, होशियार रहना, वहाँ पहुँचते ही लोगों की नज़रें बचाकर उन्हें गन पॉइंट पर रख लेना। उसके मातियत ने कहा, मैं उन्हें उनकी जगह से हिलने नहीं दूंगा। वो अपनी जगह बैठे रहेंगे, आपकी बातें सुनते रहेंगे और आपकी बातें मानते रहेंगे। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उस मेज़ के करीब आए जिसके अतराफ सोफिया और अफरीदी बैठे हुए थे। वो दोनों भी उस मेज़ के अतराफ आकर बैठ गए। सोफिया ने नागवारी से कहा, यह क्या हरकत है? यहाँ बैठने से पहले हमसे इजाज़त तलब करना चाहिए था। शाओचिंग ने कहा, सॉरी, आप इजाज़त तलब कर रहे हैं, हमें यहाँ बैठने दो, हम कुछ काम की बातें करेंगे। अफरीदी ने कहा, सोफिया इन्हें बैठने दो, यूं भी हम चीन जा रहे हैं और ये चीनी बाशिंदे हैं। शाओचिंग ने कहा, तुम दोनों चीन क्यों जा रहे हो? इसलिए कि हमें शुगर की बीमारी नहीं है, हम चीनी बहुत पसंद करते हैं। मेरी बात को मजाक में ना उड़ाओ, मैं यहाँ संजीदा मामले पर गुफ्तगू करने आया हूँ। वो संजीदा मामला क्या है? मैं अभी सवाल कर चुका हूँ, तुम दोनों चीन क्यों जा रहे हो? हमारी शादी हुई है, हम हनीमून मनाने जा रहे हैं।
फिर अहमकाना जवाब दे रहे हो। चीन कोई हनीमून मनाने की जगह है। आफरीदी ने कहा, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। चीन में तकरीबन 1.5 अरब अफराद हैं। ये सब शादी करने के बाद हनीमून कहाँ मनाते होंगे। चीनी मातियत ने कहा, हे मिस्टर, तुम अभी हमारी बातों को मजाक में उड़ाना भूल जाओगे। ज़रा मेज़ के नीचे देखो, मेरे हाथ में रिवॉल्वर है और तुम उसके निशाने पर हो। आफरीदी ने कहा, ना तुम मेज़ के नीचे देख रहे हो ना मैं देख रहा हूँ। अजीब इत्तेफाक है कि तुम्हारे साथी मेरे रिवॉल्वर के निशाने पर है। शाओचिंग ने एकदम से बौखलाकर पूछा, क्या? देखो देखो, गोली ना चलाना। उसने रिवॉल्वर को देखने के लिए ज़रा मेज़ के नीचे सर झुकाया। चीनी सुरागरसां की तवज्जो ज़रा उसकी तरफ हुई। आफरीदी ने मेज़ के नीचे से ही उस चीनी मातियत को एक जोर की लात मारी। वो कुर्सी समेत पीछे उलट गया। फिर इससे पहले कि वो ज़मीन पर से उठता, आफरीदी ने छलांग लगाकर करीब पहुंचकर अपना एक पैर उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर रख दिया। वो तकलीफ से चीख पड़ा। जूतों समेत उसके पाँव का वजन ऐसा था कि कलाई टूटती हुई महसूस हो रही थी। उसकी उंगलियां ढीली पड़ गईं, रिवॉल्वर को गिरफ्त में ना रख सकीं। काउंटर पर खड़े हुए और दूसरे मेज़ों के अतराफ बैठे हुए लोग करीब आने लगे। आफरीदी ने झुककर उसके रिवॉल्वर को उठाया, फिर लोगों को दिखाते हुए कहा, यह इस खिलौने से खेलने आया था, अब यह खिलौना इसकी मौत बन सकता है। एक शख्स ने हैरानी से कहा, चीन तो हमारा बेहतरीन दोस्त है, फिर ये चीनी तुम्हारा दुश्मन क्यों है? सोफिया ने आगे बढ़कर कहा, इसका ताल्लुक चीन से नहीं है। आप लोग एक ही जैसी शक्ल और सूरत से धोखा ना खाया करें। ये लोग ब्रिटिश, हांगकॉन्ग या अमरीकी चाइना टाउन से आते हैं और तरह तरह की साजिशों से पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को कमज़ोर बनाना चाहते हैं। पाकिस्तानी अवाम चीन से गहरी दोस्ती के जज्बात रखते हैं। चीन के खिलाफ कोई बात हो तो सुनना गवारा नहीं करते हैं। उन्होंने जब सुना कि चीनी सुरागरसां दुश्मन है तो सब उसकी पिटाई करने लगे। कुछ तालीम याफ्ता लोगों ने समझाया, कानून हाथ में ना लो, ये गैर मुल्की दुश्मन है, इसे थाने ले चलो। मगर लोग जोश और जज्बात में आते हैं तो फिर किसी की नहीं सुनते। उन्होंने उसे चीनी सुरागरसां को मारते मारते अधमरा कर दिया। एक पुलिस इंस्पेक्टर और 4 सिपाही आ गए। उन्होंने बड़ी मुश्किलों से लोगों को दूर करते हुए उस चीनी सुरागरसां को अपनी सिक्योरिटी में लिया। आफरीदी से बोला, इसका रिवॉल्वर हमें दो और थाने चलकर अपना बयान लिखवाओ। आफरीदी ने कहा, हम भी गैर मुल्की हैं, कल चीन जाने वाले हैं। थाने पुलिस के चक्कर में अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। आप सफारती सतह पर कार्रवाई करें। पर्ल होटल के कमरा नंबर 771 में आए, हम अपना बयान देंगे। सोफिया और आफरीदी ने उन्हें अपने कागजात दिखाए। पुलिस इंस्पेक्टर किसी भी गैर मुल्की को जबरन थाने नहीं ले जा सकता था। उसने कहा, ठीक है, हम सफारती सतह पर कार्रवाई करेंगे। आफरीदी ने कहा, इसके साथ एक और चीनी शख्स है। उन सब ने आसपास और दूर तक देखा। शाओचिंग नजर नहीं आया। इस हंगामे के दौरान में भीड़ लगने से फ़ायदा उठाकर फरार हो गया था। बाबा साहब के इदारे के टेलीपैथी जाने वाले 2 सुरागरसां सोफिया और आफरीदी के दिमागों में सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से रहते थे। उनमें से एक ने आफरीदी से कहा, आप यहाँ से चले, हम जानते हैं वो कहाँ गया है। सोफिया और आफरीदी वहाँ से चलते हुए पार्किंग एरिया में अपनी रेंटेड कार के पास आए। सोफिया ने कहा, मैं ड्राइव करूंगी, तुम आराम से बैठो और अपने दिमाग में आने वाले मुहाफिज से बातें करो। वो दोनों कार में बैठ गई। सोफिया ने कार स्टार्ट की, फिर इसे ड्राइव करते हुए शक्कर पड़ियाँ से बाहर निकल गई। शाओचिंग ने मौके से फ़ायदा उठाया। जब वहाँ भीड़ लगने लगी और उसके चीनी मातियत की पिटाई होने लगी तो वो वहाँ से फ़ौरन ही निकल भागा। दौड़ता हुआ वैगन कार के पास आया। वहाँ उसके 4 सुरागरसां इंतज़ार कर रहे थे। उसने कहा, फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट करो, यहाँ से निकल चलो, गड़बड़ हो गई है। वो सब गाड़ी में बैठ गए। एक ने इसे आगे बढ़ाते हुए पूछा, क्या बात है, आपको वो मातियत कहाँ है? शाओचिंग झूठ बोलने लगा। उसी कमबख्त की बेवकूफ़ी की वजह से काम बिगड़ गया। उसने वहां पहुंचकर मेज़ के नीचे रिवॉल्वर निकालकर उन मियाँ बीवी को धमकी दी थी, लेकिन वह नौजवान बहुत ही फुर्तीला था। उसने जवाबी हमला करते हुए अचानक उसे ठोकर मारी। वो रिवॉल्वर समेत पीछे जाकर ज़मीन पर गिर पड़ा। इस तरह वो काबू में आ गया। लोग उसे गैर मुल्की जासूस समझकर पीटने लगे। अगर मैं वहां से भाग कर ना आता तो पता नहीं वो लोग मेरा क्या हाल करते। फिर मैं थाने पुलिस के चक्कर में फंस जाता। एक सुरागरसां ने कहा, अगर मैं आपके साथ जाता तो उन्हें गन पॉइंट पर ले आता। ये अब तक मालूम नहीं हो सका कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं और चीन किस लिए जाने वाले हैं। एक तो वो पेरिस से आए हैं, दूसरे ये कि चीन जा रहे हैं, तीसरे ये कि वो नौजवान बहुत ही फुर्तीला और ज़बरदस्त फाइटर है। इन सब बातों से जाहिर है कि इसका ताल्लुक बाबा साहब के इदारे से है। अब समझने के लिए कुछ नहीं रहा है, बहुत कुछ है। ये मालूम करना होगा कि वो चीन क्यों जा रहा है। उसके साथ ज़रूर बाबा साहब के इदारे का खुफिया पैगाम होगा और चीन से होने वाले मुआहदे की दस्तावेज़ात होंगी। दूसरे सुरागरसां ने कहा, वो दस्तावेज़ात हमारे हाथ लग जाएंगी तो बाबा साहब के इदारे के खिलाफ तहरीरी सबूत मिल जाएगा। वो मुसलमान इस बात से इनकार नहीं कर सकेंगे कि अमेरिका के खिलाफ वो चीन में टेलीपैथी का हथियार पहुंचा रहे हैं और ये मुआहदा होते ही चीन ने थाईलैंड में हमारी इमदादी फ़ौज के कैंप को तबाह कर दिया है। शाओचिंग ने कहा, इन मियाँ बीवी के पास ज़रूर अहम दस्तावेज़ात होंगी, वो कल यहाँ से जा रहे हैं। अभी काफ़ी वक्त है, उनसे वो दस्तावेज़ात छीन सकते हो, लेकिन पहले मुझे मेरी खुफिया रिहाइशगाह तक पहुँचा दो। क्या आप उन दोनों को ट्रैप करने के लिए हमारे साथ नहीं रहेंगे? कैसे रह सकता हूँ? वो मेरा मातियत पता नहीं पुलिस वालों के सामने क्या कुछ उगल देगा। हो सकता है वो उन्हें मेरी रिहाइशगाह तक ले आए, इसीलिए मैं अपनी खुफिया रिहाइशगाह में जाकर छुपना चाहता हूँ।
जब तुम उनसे दस्तावेजात छीन लोगे हमारा काम बन जाएगा, तब मैं पुलिस वालों का सामना करूंगा। वो 4 सुराग रसां उसे उसकी खुफिया रिहाइशगाह तक ले आए। उसने कहा, मेरे साथ आकर अंदर बैठो और पहले यह बताओ कि उन दोनों का ताक़ुब किस तरह करोगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे उस मातियत की तरह तुम लोग भी काम बिगाड़ दो। वो सब उसके साथ उस बंगले के अंदर आए। ड्राइंग रूम में आकर सोफ़ों पर बैठ गई। ऐसे ही वक्त शाओचिंग ने अपने मोबाइल से बजर की आवाज़ सुनी। उसने मोबाइल फ़ोन निकाल कर इसे ऑन किया, फिर कान से लगाकर बोला, हेलो। उसे आवाज़ सुनाई दी, हेलो, तुम कहाँ बचकर जाओगे? तुम्हारे उस मातियत ने हमें तुम्हारा ये मोबाइल नंबर बताया है। बेहतर है खुद को कानून के हवाले कर दो, वरना हम साबित कर देंगे कि तुम मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हो। शाओचिंग ने कहा, मोबाइल फ़ोन नंबर मालूम होने से क्या होता है? तुम मेरी खुफिया पनाहगाह तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, कभी मुझे तलाश नहीं कर पाओगे। ये कहकर उसने मोबाइल फ़ोन को ऑफ कर दिया। वो चारों सुराग रसां उसे हैरानी से देख रहे थे। वो बोला, वही नौजवान था, वो दावा कर रहा था कि मुझे मुल्क का दुश्मन साबित कर सकता है। एक सुराग रसां ने कहा, मिस्टर शाओचिंग, आपको क्या हो गया? वहाँ होटल से आते वक्त आपने लिफ्ट के अंदर बार बार अलार्म के बटन को दबाया, जबकि वहाँ की बिजली कटी हुई थी। अब यहाँ अपना मोबाइल निकाल कर इसे ऑन करके नंबर भी पंच नहीं किया और यूं ही बात करने लगे। मैं नंबर क्यों पंच करूँगा? दूसरी तरफ से कॉल आई थी, क्या तुमने बजर की आवाज़ नहीं सुनी थी? दूसरे सुराग रसां ने कहा, हम में से किसी ने नहीं सुनी थी, फ़ोन खामोश था। आपने ख्वामखा से निकाल कर कान से लगाकर पता नहीं किससे बात की है। एक और सुराग रसां ने कहा, ये किससे बात करेंगे? इनके फ़ोन पर तो किसी ने कॉल नहीं की थी। शाओचिंग अपना सर खुजाते हुए सोचने लगा। उसने साफ तौर से किसी की आवाज़ सुनी थी और वह इस बात का तज्जिया नहीं कर सकता था कि वो आवाज़ फ़ोन के ज़रिए आई थी या दिमाग में कोई बोल रहा था। जब ख्याल ख्वानी के ज़रिए गायब दिमाग बनाकर बात की जाए तो पता नहीं चलता कि वो बातें दिमाग में रहकर बोली जा रही हैं या फ़ोन के ज़रिए। वो सोफ़े के पास आया, फिर गिरने के अंदाज में इस पर बैठ गया। इसके बाद बोला, मैं अब नॉर्मल नहीं हूँ। लिफ्ट में भी नॉर्मल था, लेकिन मैं बेख्तियार अलार्म के बटन को दबाता रहा था। अभी पूरे होश हवास में रहकर तुम लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ। फिर मैंने फ़ोन पर ऐसी बातें क्यों की? तुम लोगों को कैसे समझाऊं कि दूसरी तरफ से कोई बोल रहा था। एक ने कहा, अब तो यकीन करना पड़ेगा कि ख्याल ख्वानी के ज़रिए कोई आपके दिमाग में आता है। उसी ने लिफ्ट में आपको गायब दिमाग बनाकर अलार्म का बटन बार बार दबाने पर मजबूर किया था और अब उसी ने आपके दिमाग में रहकर आपको ये समझाया कि मोबाइल फ़ोन पर आपकी कॉल है। आपने फ़ोन निकाल कर इसे कान से लगा लिया, बात भी की, जबकि हम सब सुन रहे हैं। फ़ोन पर बजर की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। वो परेशान होकर बोला, अब मुझे भी शुबा है, कोई टेलीपैथी जानने वाला मेरे दिमाग में आता है। एक ने कहा, कोई और नहीं आता है, वही नौजवान और उसकी बीवी दोनों ही टेलीपैथी जानते हैं। वो सहम कर बोला, नहीं ऐसा ना कहो, अगर वो टेलीपैथी जानते हैं तो ये भी जान गए होंगे कि ये खुफिया पनाहगाह कहाँ है, वो सीधे इधर चले आएंगे। एक ने पूछा, अभी तुमने इस फ़ोन पर यानी अपने दिमाग में उसी नौजवान की आवाज़ सुनी थी? हाँ, मैं उस पार्क में उसके करीब मेज़ पर बैठा था। मैंने उसकी आवाज़ और लब लहजे को अच्छी तरह सुना था, वो मुझे याद है। और अभी दिमाग में या फ़ोन पर वही आवाज़, वही लब लहजा सुनाई दे रहा था। फिर तो इसमें शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं रही। वह नौजवान टेलीपैथी जानता और अभी आपके दिमाग में बोल रहा था। वो फ़ौरन ही उठकर बोला, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, बल्कि हम सबको यहाँ से भाग जाना चाहिए। एक सुराग रसां ने पूछा, भाग कर कहाँ जाएंगे? उसने तो आपके ज़रिए हमारी आवाज़ें भी सुनी होंगी, वो हमारे दिमागों में भी आता होगा। जब तक वो हमें मुखातिब नहीं करेगा हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन हमें यकीन है कि हम सब बुरी तरह टेलीपैथी के शिकंजे में फंस गए हैं। ओ गॉड, मैं क्या करूं? हमारी सलामती इसी में है कि हमारा कोई टेलीपैथी जानने वाला आ जाए और हमारी मदद करे। शाओचिंग ने फ़ौरन ही हॉटलाइन पर अमरीकी फ़ौज के आला हुकाम से रब्ता किया, फिर उसे अपने ख्यालात बताते हुए कहा, हम बड़ी मुसीबत में हैं। वो नौजवान और उसकी बीवी दोनों ही टेलीपैथी जानते हैं और वो हमारे दिमागों में आ रहे हैं। दूसरी तरफ से आला अफसर ने जवाब नहीं दिया। सभी नीलमा से खौफजदा थे कि वो योगा जानने वाले के दिमागों में घुस आती है, जबकि 3J वगैरह ने कई अकाबरीन के दिमागों को मुकफ्फल कर दिया था। थोड़ी देर बाद शाओचिंग ने अपने दिमाग में आवाज़ सुनी, कोई कह रहा था, हेलो शाओचिंग, फ़ौज के आला अफसर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मुझे सिर्फ इतना बताया गया है कि तुम सब के दिमागों में टेलीपैथी जानने वाले आ रहे हैं। हाँ प्लीज़ मेरे दिमाग में रहो, अगर वो आएँ तो फ़ौरन उन्हें भगा दो, उन्हें मेरे अंदर एक सेकंड के लिए भी ना रहने दो। मैं तुम्हारे और इन सुराग रसानों के दिमागों से किसी को भगा नहीं सकूंगा। टेलीपैथी जानने वाले योगा के माहिर होते हैं, वो अपने दिमाग में नहीं आने देंगे, फिर मैं कैसे उनका रास्ता रोक सकूंगा? मुझसे पूछ रहे हो कैसे रास्ता रोकोगे? तुम हमारे मुल्क के टेलीपैथी जानने वाले हो, तुम्हारा फ़र्ज़ है किसी भी तरह हमारी हिफाजत करो। जिंदा सलामत रहना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, फ़ौरन ये शहर और ये मुल्क छोड़कर चले जाओ। तुम उनके रास्ते की रुकावट नहीं बनोगे तो वो भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या तुमने बुरे वक्त में भागने का मशवरा देने के लिए टेलीपैथी सीखी है? बकवास मत करो, इस शहर को फ़ौरन छोड़ दो। उन टेलीपैथी जानने वालों को यकीन हो जाएगा कि अब तुम उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनोगे।
ठीक है, मैं अभी इस शहर को छोड़ रहा हूँ, मेरे साथ ये चारों सुरागरसां भी जाएंगे, क्योंकि वो इन सब के दिमागों में आने लगे हैं। लेकिन उनके पास जो अहम दस्तावेज़ात हैं उनको भी हासिल करना है। वो दस्तावेज़ात हासिल करना हमारी जिम्मेदारी है, तुम जाओ। उसने चारों सुरागरसानों से कहा, चलो वैगन कार की टैंकी फुल करा लो, हम अभी लाहौर चलेंगे। वो अपना ज़रूरी सामान एक अटैची में रखकर उनके साथ जाने लगा। उस वक्त उसके दिमाग में आवाज़ उभरी, हेलो शाओचिंग, अगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा वो टेलीपैथी जाने वाला मौजूद है तो ये सुन ले कि तुम यहाँ से जाने के बाद भी जिंदा नहीं रहोगे, क्योंकि यहाँ कल या परसों फिर वापस आओगे। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ोगे, लेकिन हमारे बाद यहाँ जो लोग आते जाते हैं उन्हें नुकसान पहुँचाओगे। अमरीकी टेलीपैथी जाने वाला कैनी बॉल उस वक्त शाओचिंग के दिमाग में मौजूद था। उसने कहा, मिस्टर, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ, ये नहीं जानता कि कौन हो। मेरे लिए इतना यकीन करना ही काफ़ी है कि तुम्हारा ताल्लुक बाबा साहब के दायरे से है। मैं ये नेक मशवरा तुम्हें मुफ्त दे रहा हूँ कि शाओचिंग और इन चारों सुरागरसानों को नुकसान ना पहुँचाओ, वरना कल तुम अपनी इस बीवी या गर्लफ्रेंड के साथ चीन जाने वाले त्यारे में सवार नहीं हो सकोगे। कल बहुत दूर है, अभी हम एक रेस्तोरां में खाना खाने जा रहे हैं। पहले हमें खाने से रोक दो, बाद में हमें चीन जाने से रोकना। वह सब वैगन कार में जा रहे थे। शाओचिंग ने कहा, ए मिस्टर, हमारे टेलीपैथी जाने वाले, तुम खामोश क्यों हो गए? हमारे दुश्मन की बात का जवाब दो। यू शट अप, तुम खामोशी से जाओ, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जब तक हम लाहौर ना पहुंचे हमारे दिमाग में रहो, वरना ये कहीं भी हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। मैं तुम लोगों की हिफाजत के लिए आया हूँ और हिफाजत से इस शहर के बाहर छोड़ दूंगा। नहीं, लाहौर तक हमारे साथ रहो। पता नहीं कितने घंटों का सफ़र है, मेरी दूसरी बहुत अहम मसरूफियात हैं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। शाओचिंग ने कहा, मैं हॉटलाइन पर अमेरिका बात करूंगा, फिर वह तुम्हें हमारे साथ रहने पर मजबूर कर देंगे। दूसरी सोच की लहर उभरी। आवाज़ आई, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? मैं वादा करता हूँ कि शहर से बाहर जाओगे तो नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, लेकिन बाहर नहीं जा सकोगे, इसी शहर में रहोगे और नुकसान उठाते रहोगे। कैनी बॉल ने कहा, मैं टेलीपैथी की हथकंडे जानता हूँ, ये समझ रहा हूँ कि तुम क्या करोगे। तुम इस गाड़ी के ड्राइवर के दिमाग पर कब्जा जमा कर इन पांचों को किसी हादसे से दो चार करोगे। मैं जा रहा हूँ और इस ड्राइवर के दिमाग पर कब्जा जमा कर रखूँगा। शाओचिंग ने चीख कर कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं, मेरे दिमाग से न जाना, तुम मेरे पास रहो। उसे जवाब नहीं मिला। ड्राइवर ने कहा, मिस्टर शाओचिंग, आप इत्मीनान से बैठे रहें, मैं इस ड्राइवर की ज़ुबान से बोल रहा हूँ, आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। उनकी गाड़ी रावलपिंडी की एक शाहराह से गुजर रही थी। अचानक एक सुरागरसा ने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ थी। वो छलांग लगाते ही बिजली के खंभे से टकराया। गाड़ी अचानक रुक गई। फिर उसमें बैठे हुए उसके साथी उसके पास आए तो देखा वो बिजली के खंभे से टकराने के बाद तड़प रहा था। इससे पहले कि वो करीब जाकर उसे सहारा देते, उसने दम तोड़ दिया। कैनी बॉल ने शाओचिंग से कहा, तुम सब फौरन यहाँ से जाओ, वरना पुलिस केस में फंस जाओगे। वह सबके सब दौड़ते हुए गाड़ी में वापस आकर बैठ गए। शाओचिंग ने कहा, मैंने पहले तुमसे कहा था मेरे दिमाग में रहो, वो दुश्मन मुझे भी चलती गाड़ी से छलांग लगाने पर मजबूर कर देगा। कैनी बॉल ने कहा, मैं तुम्हारे दिमाग में रहूंगा तो वो गाड़ी चलाने वाले के दिमाग पर कब्जा जमाएगा और इस गाड़ी को कहीं ले जाकर टकरा देगा। वो बहस में उलझ गए थे और गाड़ी चलाने वाला गायब दिमाग हो गया। गाड़ी को तेज़ रफ्तारी से ड्राइव करता हुआ पुलिस स्टेशन के अहाते में लेकर आया। फिर उसने वहाँ की एक दीवार से इसे टकरा दिया। टक्कर ऐसी थी कि अंदर बैठे हुए तमाम अफराद एक दूसरे से टकरा गए। आगे बैठने वाले विंड स्क्रीन के शीशे से टकराए तो शीशा टूट गया और वह दोनों लहूलुहान हो गए। बहुत सारे सिपाही दौड़ते हुए आए। कैनी बॉल ने कहा, लानत है तुम लोगों पर, आखिर पुलिस के हत्थे चढ़ने आ गए। इस बार शाओचिंग कोई जवाब न दे सका। अगली सीट पर बैठने के बायस वो विंड स्क्रीन के शीशे से टकराया था। टूटे हुए शीशे के दरमियान उसकी गर्दन फंस गई थी। एक शीशे की नोक उसके हलक में पेवस्त हो गई थी। वो ज़रा सा तड़पने के बाद हमेशा के लिए ठंडा पड़ गया। नारंग ने पहले सोफिया और दलेर आफरीदी में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली थी। उसने अल्पा से कहा था, अगर दलेर आफरीदी में कोई गैर मामूली सलाहियत होगी तो उसे अपना मामूल बनाकर उसकी सलाहियत से फ़ायदा उठाएगा। जब नारंग सोफिया के दिमाग में जलजला पैदा करने और उस पर तनवीमी अमल करने में नाकाम हुआ, तब उसे यकीन हुआ कि दलेर आफरीदी एक गैर मामूली नौजवान है। वो सानी को नीलमा समझ रहा था और सानी नीलमा की हैसियत से उसकी बेटी बन गई थी। उसने सानी को मुखातिब किया, नीलमा, बड़ी हैरानी की बात है। सानी ने ही आमना के जरिए सोफिया और आफरीदी पर रूहानी अमल कराया था। बनजान बनकर नारंग से बोली, क्या हुआ बापू? वो बोला, पहले हम सोफिया के दिमाग में आसानी से पहुंच गए थे। दलेर आफरीदी ने सोफिया को छींकने के लिए कहा तो उसके छींकते ही हम उसके दिमाग से बाहर निकल गए थे। ये तो मैं जानती हूँ, मगर हैरानी की बात क्या है? उस दलेर आफरीदी ने सोफिया पर किसी तरह का अमल किया है। मैं उसके दिमाग में जलजला पैदा करना चाहता हूँ, मगर उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। ये कैसे हो सकता है बापू? यही हो रहा है, अभी सोफिया के दिमाग में चलकर देखो। वो नारंग के साथ ख्याल ख्वानी के जरिए सोफिया के दिमाग में आई। उसने सांस रोक ली। वो दोनों उसके दिमाग से निकल आए। फिर उन्होंने दलेर आफरीदी के दिमाग में पहुंचना चाहा तो वहां भी नाकामी हुई। वो बोली, बापू, इन दोनों में कोई गैर मामूली सलाहियत नहीं थी,
फिर वो 15-20 मिनट के अंदर ही ख्याल खोने की लहरों से महफूज कैसे हो गई? नीलमा बेटी, मेरी अकल काम नहीं कर रही। बापू, ये बड़ा पेचीदा मामला है, आप इसे समझने की कोशिश करें। मैं अपने मामलात में बहुत मसरूफ़ हूँ, अभी जा रही हूँ, जल्दी आपसे रब्ता करूँगी। सानी नीलमा की हैसियत से उसे उलझा कर चली गई। नारंग के दिमाग में ये बात नक्श हो गई कि दिलेर आफरीदी छुपा रुस्तम है, बहुत गहरा है। किसी न किसी तरह उसकी असलियत मालूम करना चाहिए, उसे तलाश करना, उसका सामना करना, फिर उसे ट्रैप करना चाहिए। उसने सोचा इस सिलसिले में अल्पा से बात करना चाहिए, लेकिन अल्पा ने विच डॉक्टर के जरिए अपने दिमाग को बज़ाहिर मुर्दा बना लिया था। वो ख्याल खोनी के जरिए उससे रब्ता नहीं कर सकता था, भीमा के जरिए रब्ता कर सकता था। उसने ख्याल खोनी की प्रवास की, भीमा के दिमाग में पहुंचा, मगर उसने सांस रोक ली। ऐसा पहले नहीं हुआ था। अब यह समझ में आया कि अल्पा ने उसके दिमाग को भी लॉक कर दिया है। वो दूसरी बार उसके दिमाग में पहुंचते ही बोला, भीमा मैं हूं नारंग, मुझसे बात करो, सांस ना रोको। उसने सांस रोक ली। नारंग की सोच की लहरें वापस आ गईं। वैसे उसके दिमाग में चंद सेकंड रहकर यह मालूम हुआ कि वो मुंबई के मुजाफात में भवानी घाट के तलिया किनारे बैठा हुआ है। नारंग फौरन ही अपनी झोंपड़ी से बाहर आकर एक पक्की सड़क की तरफ जाने लगा। वो भी तपस्या के दौरान मुंबई के मुजाफात के एक शमशान घाट में रहता था। आइंदा एक शानदार शहरी जिंदगी गुजारने वाला था। वो पक्की सड़क पर पहुंचा। वहां एक कार खड़ी हुई थी। एक शख्स कार का पहिया बदल रहा था। 2 अफराद कार से टेक लगाए बातें कर रहे थे। उनमें से एक बातों के दौरान में एक रिवॉल्वर को रुमाल से पहुंच रहा था। नारंग ने उनके पास आकर कहा, मैं भवानी घाट जाना चाहता हूँ, यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर पर है। रिवॉल्वर वाले ने पूछा, तुम भवानी घाट जा रहे हो, हम क्या करें? दूसरे ने कहा, पूछते क्या हो, ये अपने बाप की गाड़ी समझकर बैठना चाहेगा। नारंग ने एक मैली सी धोती पहनी हुई थी, जिस्म का ऊपरी हिस्सा नंगा था, हुलिये से नंगा भूखा दिखाई देता था। 40 दिनों की तपस्या से फारिग होने के बाद वो 3 दिनों से काले अमल में मसरूफ रहा था, इसलिए हुलिये से जी माई बाप कहने वाला गरीब मोहताज दिखाई दे रहा था। कार का पहिया तब्दील हो चुका था। पहिया तब्दील करने वाले ने नारंग से कहा, अपना हाल देखो, हमारे साथ बैठने के काबिल नहीं हो, बोलो तो तुम्हें डिग्गी में डालकर ले जाएं। इस बात पर वो तीनों हंसने लगे। नारंग उन तीनों को ख्याल खानी के जरिए हलाक करके कार ले जा सकता था, लेकिन उसने रिवॉल्वर वाले से कहा, तुम्हारा नाम रघुनाथ है, मैं तुम तीनों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। हाईवे छोड़कर इस रास्ते से मुंबई जा रहे हो क्योंकि कार की सीटों के नीचे 25 किलो हेरोइन के पैकेट्स रखे हुए हैं। ये सुनते ही वो तीनों चौंक गई। रघुनाथ ने तेजी से करीब आकर पूछा, कौन हो तुम? तुम्हें छुपे हुए माल की खबर कैसे हो गई? मैं अंतर्ज्ञानी हूँ, मेरे मुंह ना लगो। मुझे भवानी घाट पहुंचाओगे तो तुम्हारा माल भी खैरियत से पहुंच जाएगा। एक शख्स ने कहा, रघु ये बहुत खतरनाक है, आगे जाकर हमारा माल पकड़ा देगा, इसे यहीं ठाएं कर दो। नारंग ने रघु के दिमाग पर कब्जा जमाया। उसने रिवॉल्वर को सीधा किया, फिर ठाएं की आवाज़ के साथ वो शख्स ठाएं हो गया जो नारंग को हलाक करने की बात कर रहा था। दूसरे साथी ने हैरानी से कहा, रघु ये तुमने क्या किया? अपने ही साथी को गोली मार दी, लाओ रिवॉल्वर मुझे दो। उसने रिवॉल्वर छीन लिया। रघु हैरानी से नारंग को देख रहा था। नारंग ने कहा, मैंने पहले ही समझाया था, मेरे मुंह ना लगो। रिवॉल्वर छीनने वाले ने कहा, अबे ओ कुत्ते, मैं समझ गया हूं तू जादूगर है, तू जिंदा रहा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। वो गोली मारना चाहता था। नारंग ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। उसने रिवॉल्वर को अपनी ठोड़ी के नीचे रखकर ट्रैगर को दबाया तो हलक से चीख भी ना निकल सकी। वो चलकर सड़क पर गिरकर तड़पने लगा। रघुनाथ बुरी तरह सहम गया। वो नारंग की मर्जी के मुताबिक रिवॉल्वर सड़क पर से उठाकर वहां से चलता हुआ स्टीयरिंग सीट पर आ गया। नारंग पिछली सीट पर बैठ गया। उन्होंने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा और कार स्टार्ट होकर भवानी गेट की तरफ जाने लगी। एल्पा ने भीमा के दिमाग को मुकफ्फल करने के बाद समझाया था कि वो मुंबई शहर से दूर जाकर रहे। वो अपने कुछ छोटे बड़े मामलात से निमट कर उससे राब्ता करेगी। भीमा अक्सर मुंबई शहर से दूर भवानी घाट की शमशान भूमि में आकर काले जादू के लिए कई तरह के मंत्र याद किया करता था। उसे यकीन था कि नारंग इधर नहीं आएगा, जबकि नारंग वहां कई बार जा चुका था। वो तलिया किनारे से उठकर शमशान भूमि की तरफ जाने लगा। ऐसे ही वक्त वो कार आकर उसके सामने रुक गई। रघु अगला दरवाजा और नारंग पिछला दरवाजा खोलकर बाहर आए। नारंग को देखते ही भीमा ने चौंक कर पूछा, तुम? भीमा, मैंने तेरे जैसा कुत्ता और कमीना नहीं देखा। तूने मुझ जैसे गुरु को अपना गुलाम बना लिया, फिर खुद एक औरत का गुलाम बन गया। एक औरत का सहारा लेकर मुझसे छुपता फिर रहा है। मैं तुझसे क्यों छुपता फिरूंगा? मैं जवान हूं, तुझसे ज्यादा बलवान हूं, मेरा मुकाबला कर सकेगा? तेरा बुढ़ापा मेरे एक याद खाकर मिट्टी में मिल जाएगा। नारंग ने रघु के रिवॉल्वर से निशाने पर रखते हुए कहा, हाथ में हथियार हो तो बूढ़ा भी जवान हो जाता है। भीमा ने पहले तो परेशान होकर रिवॉल्वर को देखा, फिर कहका लगाया, नारंग तू सठिया गया है, मेरी आत्मा शक्ति को भूल गया, चल गोली चला। तेरे सामने मेरा ये जिस्म मरेगा, लेकिन मैं किसी दूसरे जिस्म में पहुंचकर जिंदगी हासिल कर लूंगा। कोई बात नहीं, मैं गोली जरूर चलाऊंगा। उसने अच्छी तरह निशाना लेकर ट्रैगर को दबाया। गोली चली और भीमा के एक बाजू की खाल को धेड़ती हुई गुजर गई। उसने कराते हुए जख्मी बाजू को थाम लिया। नारंग ने कहा, मैं नादान नहीं हूं कि तुझे जान से मार डालूं, मैं तो तुझे गुलाम बनाकर अपनी ठोकरों में रखूंगा। भीमा ने गरजते हुए अपने लिबास के अंदर से एक लंबे फल वाला चाकू निकाला।
नारंग ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तू रिवॉल्वर के मुकाबले में चाकू से हमला करेगा? तेरी जितनी खोपड़ी है उतना ही समझता है, और मैं समझता हूं कि मुझे मर जाना चाहिए मगर तेरा गुलाम नहीं बनना चाहिए। यह कहते ही भीमा ने एक हाथ से चाकू को बुलंद किया, फिर उसे अपने सीने में घोंप लिया। नारंग को इतना मौका नहीं मिला कि उसके दिमाग में पहुंचकर उसके हाथ से चाकू गिरा देता। अगर उसके दिमाग में जलजला पैदा कर देता तो वह खुदकुशी ना कर पाता और उसकी गिरफ्त में रहकर तनवीमी अमल के जरिए उसका गुलाम बन जाता। लेकिन गुरु और चेले की यह जंग भीमा जीत चुका था, बज़ाहिर मर चुका था, मगर उसकी आत्मा कहीं जाकर एक नई जिंदगी हासिल कर चुकी होगी। लेजी गार्ड अपने मिशन में बड़ी हद तक कामयाब रहा। उसने सिंगापुर में समुंदर के साल पर पालपोर्ट को ढूंढ निकाला, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया था कि जिन दो जवानों को आलेकार बनाकर पालपोर्ट तक पहुंचा रहा है वो दोनों पारस और पोरस हैं। उन सबके दरमियान अजीब चक्कर चल रहा था। पारस और पोरस ये नहीं जानते थे कि वो सानी और सबाता यानी जीनी के करीब हैं। वो उन्हें नई गर्लफ्रेंड समझकर खुश हो रहे थे। बहरहाल लेजी गार्ड जब पालपोर्ट के करीब पहुंच रहा था तो उस वक्त उसके साथ कैनीबॉल भी था। ऐसे वक्त सानी ने मकारी दिखाई थी। एक बच्चे के जरिए पालपोर्ट की आंखों में मिट्टी भर रेत फेंक दी। उसकी आंखों में ऐसी तकलीफ हुई कि वो सांस रोकना भूल गया और सानी उसके दिमाग में पहुंच गई। लेजी गार्ड और कैनीबॉल भी पहुंच सकते थे, लेकिन उससे पहले ही सानी ने नीलमा की हैसियत से उन सबको मुखातिब किया तो लेजी गार्ड और कैनीबॉल को चुप लग गई। दोनों उस ख्याल-ख्वानी से सहम गए कि आवाज़ निकालेंगे, अपना लब लहजा सुनाएंगे तो नीलमा उनके दिमागों में घुस आएगी। लेजी गार्ड ने कहा, कैनीबॉल अब तुम किसी आलेकार को भी अपनी आवाज़ ना सुनाओ, वो चुड़ैल अगर सुन लेगी तो तुम्हारे जरिए मेरे दिमाग में भी पहुंच जाएगी। कैनीबॉल ने कहा, मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा। हमें इस बात का इत्मीनान हो गया कि पालपोर्ट अब हमसे छुप कर नहीं रह सकेगा, हम किसी वक्त भी इसके दिमाग में जा सकते हैं। लेजी गार्ड ने कहा, हाँ हम इंतज़ार करेंगे, खामोशी से पालपोर्ट के दिमाग में जाते आते रहेंगे। जब मालूम होगा कि नीलमा मौजूद नहीं है तो हम पालपोर्ट को अपना गुलाम बना लेंगे। बाय द वे, अमरीकी अकाबरी ने हमें हुक्म दिया है कि पालपोर्ट को पहचानते ही उसे हलाक कर दें। वो दोनों फैक्स के जरिए अमरीकी फौज के आला अफसर को अपने ख्यालात बताने लगे। फिर ये खुशखबरी सुनाई कि पालपोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन नीलमा उनके रास्ते की दीवार बनी हुई है। सभी पर यह दहशत आ रही थी कि नीलमा योगा जानने वालों के और मुकफ्फल दिमाग रखने वालों के अंदर भी घुस आती है। इसलिए J3 ने जिन अहम अमरीकी अकाबरीन के दिमागों को मुकफ्फल कर दिया था वो अपनी आवाज़ और लबल लहजा किसी को नहीं सुनाते थे, सिर्फ फैक्स के जरिए बातें करते थे और जब जवाब देना होता तो वो अपने दिमाग में सोचते थे और उनके अपने टेलीपैथी जानने वाले उनके अंदर आकर जवाबात सुन लिया करते। इस वक्त भी फौज के आला अफसर ने कहा, नीलमा को दीवार बनने दो, पालपोर्ट को जिंदा ना छोड़ो, किसी भी आलाकार के जरिए उसे गोली मार दो। लेजी गार्ड ने कहा, हमने बहुत अरसे बाद नीलमा की भी आवाज़ सुनी है। मैं सोच रहा हूँ अगर हम खामोशी से पालपोर्ट के दिमाग में रहा करें और नीलमा की बातें सुनते रहें तो शायद ये सुराग मिल सके कि वो थाईलैंड के किस शहर या किसी कस्बे में छुपी हुई है। जवाब में कहा गया, वो बहुत चालाक है, पालपोर्ट पर तनवीमी अमल करके उसके दिमाग को मुकफ्फल कर देगी, तो इतनी मुश्किलों से हाथ आने वाला पालपोर्ट भी तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। मैं और कैनीबॉल बारी बारी उसके दिमाग में रहा करेंगे। जब भी नीलमा उस पर तनवीमी अमल करना चाहेगी हम बड़ी खामोशी से उसके अमल को नाकाम बना दिया करेंगे। तुम्हारी ये बात दुरुस्त है कि नीलमा के खुफिया अड्डे का भी सुराग लगाना चाहिए, लेकिन तुम देख रहे हो कि थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस में हमारे खिलाफ जगह जगह महाज बन रहे हैं। हम बढ़ते हुए दुश्मनों से तंग आ गए हैं, उनकी तादाद कम होना ज़रूरी है, लिहाजा पालपोर्ट को फ़ौरन गोली मारो, अभी किसी को आलाकार बनाओ। 2 नौजवान हमारे आलाकार हैं जिनके जरिए हम पालपोर्ट के करीब पहुंचे थे। वहाँ ये काम तनहा करो, कैनीबॉल को अपने साथ मसरूफ़ ना रखो। पाकिस्तान में हमारे चाइना टाउन के सुराग रसानों को उसकी ज़रूरत है। कैनीबॉल आपके पास आ रहा है, मैं पालपोर्ट को ठिकाने लगाने की कोशिश करूँ। उसने कैनीबॉल से वापस जाने के लिए कहा, फिर पारस के दिमाग में आ गया। उसने और कैनीबॉल ने उन दोनों भाइयों पारस और पोरस को आलाकार बनाया हुआ था, उनकी असलियत से नावाकिफ थे। उसने पारस से पूछा, अपनी महबूबा सिल्वाना को छोड़कर कहाँ जा रहे हो, क्या उसने घास नहीं डाली? पारस ने कहा, तुम हमारे ज़ाती मामलात में मुदाखलत ना करो, मैं तुम्हारी टेलीपैथी के सामने बेबस हूँ। तुम्हें मुझसे जो काम कराना है वो कराओ और मेरे दिमाग से जाओ। मैंने तुम्हारे ख्यालात पढ़कर मालूम किया कि तुम्हारे पास रिवॉल्वर या पिस्तौल वगैरह नहीं है। मैं ऐसे हथियार नहीं रखता, ना मेरा कोई दुश्मन है, ना मैं कभी किसी से दुश्मनी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम दुश्मनी करोगे और इस बुद्ध के पुजारी को गोली मारोगे जो यहाँ साहिल पर अपने बख्शियों के दरमियान बैठा हुआ था और दिमागी तकलीफ से तड़पने लगा था। हाँ, कोई नीलमा उसके दिमाग में आई थी और उसे तकलीफ पहुंचा रही थी। तुम अजीब आदमी हो, एक तो वो पहले ही तकलीफ में मुब्तला था, अब उसे गोली मारने की बात करो। तुम फजूल बातें नहीं करो, जो मैं कहूँ वही करो, वरना तुम भी ऐसी ही दिमागी तकलीफ से तड़पने लगोगे। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि जब हम किसी के दिमाग में जलजला पैदा करते हैं तो उसकी क्या हालत होती है। ऐसे वक्त वो ज़िंदगी से घबराकर मर जाना चाहता है। पारस ने सहम कर कहा, नहीं, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, तुम जैसा कहोगे वैसे ही करूँगा, लेकिन मेरे पास रिवॉल्वर नहीं है। तुम यहाँ के सबसे बड़े बुद्ध मंदिर में जाओ, पालपोर्ट वहाँ के आश्रम में मौजूद है। तुम्हारे वहाँ पहुँचने तक मैं एक रिवॉल्वर का इंतज़ाम कर दूंगा, किसी आलाकार के जरिए वो रिवॉल्वर तुम तक पहुँचा दूंगा। वो दिमाग से चला गया। पारस ने समझ लिया कि उसकी सोच की लहरें अब दिमाग में नहीं है। उसने फ़ौरन ही ख्याल खोने के जरिए सानी को मुखातिब किया, फिर कहा, अमरीकी टेलीपैथी जानने वाला मेरे जरिए पालपोर्ट को कत्ल कराना चाहता है।
उसने कहा है कि मैं मंदिर के आश्रम में जाऊं, उस वक्त तक वो एक रिवॉल्वर मुझ तक पहुंचा देगा। सानी ने कहा, तुम उसके हुक्म की तामील करो, अभी मैं पालपोर्ट ही के दिमाग में हूं। ये तुम्हें आश्रम में नहीं मिलेगा। मेरी जान तुम कहाँ मिलोगी, कब मिलोगी? तुमने दावा किया था कि मुझे ढूंढ निकालोगे, और अगर नाकाम हुए तो ये बड़े शर्म की बात होगी कि एक शौहर होकर अपनी बीवी को पहचान नहीं पाते हो और मोहब्बत का जुबानी दावा करते रहते हो। तुम क्या जानो कि मैं किस कदर दिल की गहराइयों से तुम्हें चाहता हूँ। तो फिर अपनी चाहत का सबूत दो। ठीक है, ये पालपोर्ट का मामला निपटा लेने दो, फिर मैं 2 घंटे के अंदर ही तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। अब तुम्हारे लहजे में असली पारस बोल रहा है, वो पहले वाली शौकी और शरारत नहीं है। समझ जाओ मैं आ रहा हूँ और मेरे दिमाग से जा रहे हो। सानी ने सांस रोक ली। वो उसके दिमाग से निकल आया। सबसे बड़ा बुद्ध मंदिर वहां से बहुत दूर था। उसने साली सड़क पर आकर एक रिक्शे वाले को रोका। इसमें बैठकर उस मंदिर और आश्रम की तरफ जाने लगा। ऐसे वक्त उसे पोरस नजर आया। वो सबाता के साथ एक टैक्सी में बैठकर कहीं जा रहा था। पारस ने ख्याल खोने के जरिए पूछा, ये तुम कहाँ जा रहे हो? सबाता हसीना मकनातीस भी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे छोड़कर कुछ बताए बगैर कहीं चले जाओ। भाई, ये इश्क व मोहब्बत का मामला ऐसा ही होता है। एक चाहने वाला होता है, एक चाहने वाली होती है, और कोई आए तो उसे कबाब में हड्डी कहते हैं। अच्छा, तो मैं हड्डी हूँ, मुझे फेंक कर कबाब साथ ले जा रहे हो? मैं तुम्हें फेंक कर नहीं जा रहा हूँ, तुम्हारी महबूबा सिलवाना के पास छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारी जली कड़ी बातों से जाहिर हो रहा है कि सिलवाना ने तुम्हें ज्यादा लिफ्ट नहीं दी। जिस तरह दोनों हाथों से खुशियां समेटी जाती हैं, उसी तरह वो दोनों हाथों से मुझे मोहब्बत समेटने का मौका दे सकती है। लेकिन मैं क्या करूं, सानी ने मुझे उलझा कर रख दिया है। सिलवाना से इश्क करते वक्त ये धड़का लगा रहता है कि हमारा इश्क क्लाइमैक्स पर पहुंचने वाला होगा, तो वो अचानक आ धमकेगी। वो तो एक धमकी बनकर मेरे हवास पर मुसल्लत रहने लगी है। मैं क्या कर सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे हाल-ए-जार पर अफसोस कर सकता हूँ और खुद एक कुंवारा होने की हैसियत से ये इबरत हासिल करता हूँ कि जवानी के ऐसे शरीर दौर में कुंवारा ही रहना चाहिए। जब शरारत संजीदगी में तब्दील होने लगे तब शादी करनी चाहिए। तुम मेरे लिए दुआ नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे लिए बददुआ करता हूँ कि सबाता तुम्हारी जवानी का आखिरी इश्क हो। तुम इसके शिद्दत से दीवाने हो जाओ या वह तुम्हें इस तरह फांस ले कि तुम उसे शादी करने पर मजबूर हो जाओ। तुम दिल जले हो, तुम्हारे अंदर से ऐसी ही बदबूदार जली कटी बातें निकलेंगी। बहरहाल ये बताओ अब कहाँ और क्या कर रहे हो? मैं उस आश्रम की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पालपोर्ट अपने भक्ष्यों के साथ, यानी अपने जांबाज गोरीलों के साथ मौजूद है। अमरीकी टेलीपैथी जानने वाले ने मुझे अपना आलाकार समझकर हुक्म दिया कि मैं आश्रम में पहुंचते ही पालपोर्ट को गोली मार दूं। मैंने सानी को ये बातें बता दी हैं। पोरस सबाता के साथ टैक्सी की पिछली सीट पर बैठा हुआ जा रहा था। सबाता ने उसे मुखातिब किया, तुम इतनी देर से खामोश क्यों? वो दोनों टैक्सी ड्राइवर की मौजूदगी के बायस फ्रांसीसी जुबान बोल रहे थे। पोरस ने कहा, तुम मेरे इतने करीब हो तो मैं अपने दोस्त के बारे में सोच रहा हूँ, वो कैसा दूर दूर होगा। लेकिन वो तो साहिल पर सिलवाना के पास आकर बैठ गया था। पास आकर बैठने से क्या होता है? वो बेचारा बहुत ही शर्मीला है, सहमा हुआ सा रहता है। शर्मीला होना और बात है और सहम कर रहना और बात है। पोरस ने सबाता का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे सहलाते हुए कहा, इसमें मेरी तरह हौसला नहीं है। वो सिलवाना का हाथ इस तरह अपने हाथों में नहीं लेगा, और अगर सिलवाना उसका हाथ चूमना चाहेगी तो वो बिदक कर जरा दूर चला जाएगा। वास्तवी बोली, तुम्हारा दोस्त तो अजीब है, गरीब भी है। एक गरीब शादीशुदा को दुनिया भर की इज़्दवाजी मुसरतें मिलती हैं, लेकिन कोई नई महबूबा नहीं मिलती। मिलती भी है तो उसे हाथ लगाने से डरता है। सबाता ने चौंक कर कहा, क्या तुम्हारा दोस्त शादीशुदा है? नहीं, वो तो मैंने एक मिसाल देने के तौर पर समझा है। वो ऐसे ही शर्मीला और सहमा सा रहता है जैसे शादीशुदा हो। बाज़ शादीशुदा लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी जवान लड़की को महबूबा बनाते वक्त अपनी बीवियों को भूल जाते हैं और उन्हें यूँ लगता है जैसे पहली बार किसी से मोहब्बत कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे वक्त बीवी को भूल रहा हो? यही तो प्रॉब्लम है। शादीशुदा मर्द ऐसे वक्त बीवी को भूल नहीं पाता, सहमा सा रहता है कि कब अचानक बीवी सर पर आ पहुंचेगी। सबाता ने कहा, यह तो तुम मिसाल दे रहे हो, वरना तुम्हारा दोस्त शादीशुदा नहीं है, यही बात है ना? हाँ, मैं कह चुका हूँ, बिल्ली 900 चूहे खाकर भी पारसा बनी रहती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ अभी मेरे दोस्त ने पूरे 900 चूहे नहीं खाए हैं, उसे पारसा बनकर रहने का हक है। फिर तो तुम भी अपने बारे में यही सोचते होगे कि जगह जगह इश्क करने के बावजूद तुमने पूरी तरह अपना मुंह काला नहीं किया है, तुम भी पारसा और मुझसे इश्क फरमा सकते हो। ये क्या कह रही हो? क्या मुझ पर शुबा कर रही हो? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी की पहली लड़की हो। ये तुम्हारा हाथ पहली बार मेरे हाथों में वर्ल्ड कप की तरह आया है। तुम मेरे बारे में मालूमात हासिल करो, मेरी पूरी हिस्ट्री पढ़ लो, तब तुम्हें यकीन आएगा कि तुम्हारी जिंदगी में एक कंवारा आशिक आया है। ऐसे वक्त सबाता उर्फ चीनी ने अपनी आदत के मुताबिक एक शरारत की। ड्राइवर ने अचानक ही टैक्सी को सड़क के किनारे लाकर रोक दिया, फिर अपनी गर्दन सहलाते हुए पीछे सर घुमाकर उन दोनों को देखने लगा। पारस ने पूछा, क्या बात है? वो बोला, अभी मेरी गर्दन में एक सुई चुभी थी। क्या आपने चुभाई थी? क्या तुमने पी रखी है? हम यहाँ आपस में बातें कर रहे हैं, तुम्हारी गर्दन में सुई किस लिए चुभाएंगे? क्या तुमसे मजाक का कोई रिश्ता है? सॉरी सर, सुई चुभने के बाद जो हल्की सी जलन रह जाती है वो मैं अभी तक महसूस कर रहा हूँ। इसके साथ ही किसी लड़की की बहुत ही मुख्तसर सी हंसी सुनाई दी, जैसे वो शरारत करके हंस रही हो और अपना मुंह दबाकर खामोश रहने की कोशिश कर रही हो। सबाता ने कहा, मालूम होता है तुम भी किसी लड़की से इश्क करते हो, वो तुम्हारे हवास पर छाई हुई है। ड्राइवर ने उसे सोचती हुई नजरों से देखा, वो फिर उसके दिमाग पर हावी हो गई।
वह उसकी मर्जी के मुताबिक इस बात में सर हिलाकर बोला, हाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड है, वो बहुत ही शरीर है, मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन मेरे साथ रहने के दौरान में किसी दूसरे से ऐसी छेड़छाड़ करती है कि मैं परेशान हो जाता हूँ। सोचता हूँ कहीं उसकी वजह से झगड़ा ना हो जाए। उसकी बात सुनकर पोरस को अचानक जीनी याद आ गई। जीनी भी यही करती थी, ख्वामखा दूसरों को छेड़ती थी और उनके परेशान होने से खूब मजे ले लेकर हंसती थी। वो टैक्सी ड्राइवर फिर उसे स्टार्ट करके ड्राइव करने लगा, लेकिन सबाता ने अपनी शरारत के जरिए उसके ख्यालात को जीनी की तरफ यानी अपनी तरफ मोड़ दिया। वो मखसूस रफ्तार से ड्राइव करता हुआ अपने आप बड़बड़ा रहा था। ताज्जुब है कि मुझे बिल्कुल प्रेमा की हंसी की आवाज़ सुनाई दी थी। इसका मतलब यह है कि वो मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई है और उसकी हंसी मुझे ख्यालों में भी अपने अंदर सुनाई देती है। वो थोड़ी देर बाद टैक्सी की रफ्तार सुस्त करता हुआ सड़क के किनारे रुक गया। पुलिस ने पूछा, अब क्या हुआ? वो सर घुमाकर बोला, सर मुझे अपने अंदर फिर उसकी मीठी हंसी सुनाई दी है, मैं उसके लिए बेचैन हो गया हूँ। आप ख्याल ना करें, मुझे टैक्सी का किराया भी ना दें, मैं अभी दूसरी टैक्सी रोकता हूँ, आप उसमें बैठकर चले जाएं, मैं अपनी प्रेमा के पास जाऊँगा। वो टैक्सी से निकलकर बाहर गया, फिर एक टैक्सी वाले को रोककर उससे बातें करने लगा। पोरस और सबाता पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए। पोरस सोचती हुई नज़रों से उस टैक्सी ड्राइवर को देख रहा था, उसके करीब जा रहा था। उसने कहा, सर ये ड्राइवर मेरा दोस्त है, आप जहाँ जाएंगे ये ले जाएगा, मैं जा रहा हूँ। वो जाने लगा तो पोरस ने कहा, सुनो। वो रुक गया। पोरस ने उसके करीब जाकर पूछा, क्या तुमने सुई की चुभन अपनी गर्दन में महसूस की थी? हाँ सर, मैंने साफ तौर से महसूस की थी। फिर मैंने ज़रा तकलीफ भी महसूस करके गाड़ी रोक दी थी, वरना मैं तो गाड़ी चलाता रहता। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। उसकी हंसी तो दोबारा सुनाई दिया, लेकिन सुई की चुभन कैसे महसूस हुई? पोरस ने उसके शाने को थपक कर कहा, शायद मेरी समझ में कुछ आ रहा है, तुम जाओ। वो पलटकर सबाता की तरफ आया, फिर उसके साथ पिछली सीट पर बैठ गया। ऐसे वक्त वो जीनी के बारे में सोच रहा था, लेकिन ये नहीं समझ रहा था कि जीनी ख्याल खुआनी के जरिए ऐसा करी होगी। उसका ध्यान सानी की तरफ जा रहा था। वो सोच रहा था, सानी उसे परेशान करने के लिए और उसे उसकी गर्लफ्रेंड से दूर रखने के लिए ऐसी हरकतें कर रही है। दूसरी टैक्सी अपनी मखसूस रफ्तार से जा रही थी। सबाता ने ड्राइवर से कहा कि उसे सीवी होटल में पहुंचा दे। पोरस सोच रहा था अभी ख्याल खुआनी के जरिए सानी को मुखातिब करे और उससे इल्तिजा करे कि ऐसे रोमांटिक माहौल में वह मुदाखलत ना करे और उसकी गर्लफ्रेंड से दूर करने वाली कोई चाल ना चले, लेकिन वह ख्याल खुआनी ना कर सका। सबाता ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया और पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम इसी तरह रह रहकर खामोश हो जाते हो और सोचते सोचते कहीं दूर पहुंच जाते हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर मैं क्या समझूं? आज हमारी पहली मुलाकात है, मैं पहली मुलाकात में इतने करीब हूं और तुम अपने ख्यालात के बहाव में रह रहकर दूर चले जाते हो। वो बड़े ही जज्बाती अंदाज में उसके हाथ को थामकर बोला, मैं कभी तुमसे दूर नहीं होना चाहता। मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें याद होगा कि समुद्र के किनारे एक औरत इस बुद्ध के पुजारी की जुबान से बोल रही थी और अपना नाम नीलमा बता रही थी। सबाता ने कहा, हाँ मुझे याद है, तुम उसका जिक्र क्यों कर रहे हो? इसलिए कि वही अभी मेरे दिमाग में 3 बार आ चुकी है और मेरे ख्यालात को दूसरी तरफ भटका रही है। पता नहीं क्यों हम दोनों के दरमियान दीवार बनना चाहती है। क्या वो नीलमा बहुत हसीन और जवान है? मैं क्या जानूं, उसे देखा नहीं है। पहली बार समुद्र के किनारे उसकी आवाज़ सुनी थी। उसने ख्याल खुआनी के जरिए तुम्हें देखा होगा और देखकर तुम पर मर मिटी होगी, तभी यहाँ आकर हम दोनों के दरमियान फासला पैदा कर रही है। अब शायद वो फासला पैदा करने नहीं आएगी। मैंने सोच के जरिए साफ तौर पर कह दिया है कि बड़े इंतजार के बाद मेरी ज़िंदगी में एक आइडिया लड़की आई है, मेरे साथ टैक्सी में बैठी हुई है। सबाता ने पूछा, ऐसा कहने से क्या होता है? वो तो दुश्मन बनकर तुम्हें मुझसे छीन लेना चाहती है। ऐसी बात नहीं है, वो मेरे दिमाग से जा चुकी है और जाते हुए कह रही थी, तुम जब तक मेरे साथ रहोगी वो कभी मेरे दिमाग में नहीं आएगी। इसका मतलब है जब मैं नहीं रहूँगी तो वो आया करेगी। तुम क्यों नहीं रहोगी? अब तो मैं चाहूँ तो तुम दिन रात मेरे साथ रहो, ताकि नीलमा को भी मेरे दिमाग में आने का मौका ना मिले। वो खुश होकर बोली, फिर तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ रहूँगी। हम दोनों कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। नीलमा को कभी हमारे दरमियान आने का मौका नहीं मिलेगा। उसने मुस्कुराकर उसके हाथ को बोसा दिया तो सबाता ने शर्माकर अपना सर उसके शानों पर रख दिया। उस वक्त पारस ये ना समझ सका कि वो ख्याल खुआनी कर रही है, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके दिमाग में कोई पराई सोच की लहर आई है। वो अपने तरीक़ाकार के मुताबिक अनजान बना रहा। ये मालूम करना चाहता था कि आने वाला दोस्त है या दुश्मन। ऐसे वक्त उसे एक मुख्तसर सी मुतरन्नम हंसी सुनाई दी। किसी लड़की की हंसी थी। फिर वो बोली, झूठे धोखेबाज। वो उसके शाने से लगी हुई थी। पोरस रोमांटिक मूड में आ रहा था, लेकिन वह मुख्तसर सी हंसी और इसके बाद 2 मुख्तसर से अल्फाज सुनकर वह चौंक गया। उससे टैक्सी ड्राइवर के साथ जो कुछ हुआ था उसके हवाले से पोरस जीनी को कई बार याद कर चुका था। वह मुख्तसर सी हंसी और उसकी आवाज़ सुनकर फ़ौरन उसे यकीन हो गया कि उसके दिमाग में जीनी बोल रही है। वो ख्याल खुआनी के जरिए बोला, जीनी है तुम हो? उसे कोई जवाब सुनाई नहीं दिया। सबाता चौंक कर उसके शाने से सर हटाते हुए बोली, क्या तुम मुझसे कुछ कह रहे हो? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मेरे दिमाग में ऐसी सोच पैदा हुई जैसे मैं खुद बोल रही हूँ कि तुम मुझसे कुछ कह रहे हो। ओह, मैं समझ गया। नीलमा हम दोनों को परेशान कर रही है। अब वो आवाज़ बदलकर, लहजा बदलकर तुम्हारे दिमाग में आ रही है। नहीं, वो नीलमा नहीं हो सकती, शायद मेरी अपनी ही सोच थी। ठीक है, अब ऐसी कोई बात होगी तो मैं इस पर गौर करूँगी। टैक्सी सीवी होटल के हाथे में पहुँच कर रुक गई। वो दोनों उतर गए। पोरस ने टैक्सी का किराया अदा किया, फिर सबाता के साथ होटल के अंदर जाने लगा। ऐसे ही वक्त उसे सबाता उर्फ जीनी की आवाज़ अपने दिमाग में सुनाई दी। ये तुम कहाँ जा रहे हो? किस पराई हसीना के साथ हो? क्या मुझे भूल चुके हो?
सबाता तेजी से चलते हुए काउंटर के पास जाकर होटल के कमरे की चाबी ले रही थी। पोरस ने पूछा, जीनी, मैं तुम्हारी आवाज़ और लबो लहजा पहचान रहा हूँ। क्या तुम अभी बाबा साहब के दायरे में नहीं हो? अगर हो तो सच बताओ कि अभी दोबारा मेरे दिमाग में आ चुकी हो? हाँ, मुझे तो तुम्हारे पास आना ही होगा। मैं अपनी मोहब्बत से मजबूर हूँ, मगर तुम हर जाई हो, मुझे भुला चुके हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो ये तुम्हारे साथ कौन है? बस एक फ्रेंड है, मैं इतनी दूर आया हुआ हूँ, तफरीह कर रहा हूँ और इसके साथ सिर्फ दोस्ती है। दोस्ती से आगे कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है तो होटल में क्यों आए हो? क्या इसके साथ किसी कमरे में जाने वाले हो? वो ज़रा गड़बड़ा गया, फिर बोला, नहीं, कमरे में तो जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ सिर्फ बातें करूँगा। प्लीज़, अभी मुझे मुखातिब करती रहोगी तो इस लड़की से ये नहीं कह सकूँगा कि हम तुम ख्याल ख्वानी करना जानते हैं। मैंने ये बात इससे छुपाई हुई है। ठीक है, मुझे भी अपने दिमाग में छुपा कर रखो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। सिर्फ देखती रहूँगी कि इस लड़की से बातें करने की हद तक दोस्ती है और इसके आगे कुछ नहीं है। उधर सबाता उसके दिमाग से वापस आकर बोली, चलो, यहाँ क्यों खड़े हो गए? वो उसका हाथ खींच कर जाने लगी। पोरस पूरी तरह उलझ कर रह गया। वो नहीं चाहता था कि जीनी उसके अंदर मौजूद रहे। उसे दिमाग से जाने के लिए कहता तो वो नाराज़ हो जाती। वो हज़ार दिल फेंक सही, लेकिन जीनी को नाराज़ नहीं करना चाहता था। हकीकत यह है कि वो जीनी को दिल की गहराइयों से चाहता था और ये तय पा चुका था कि आइंदा वही उसकी शरीके हयात होगी। इस फैसले को बाबा साहब के दायरे में भी कबूल किया गया था और आमना ने भी उसे होने वाली बहू की हैसियत से कबूल किया था। इसलिए उसे बाबा साहब के दायरे में बुलाकर तरबियत दी गई थी। उसके अंदर जो खामी या कमज़ोरी रह गई थी उसे दूर किया गया था। पोरस ये नहीं जानता था कि वो तरबियत हासिल करने के तमाम मराहिल से गुजर चुकी है और अब उसे बाबा साहब के दायरे ने बाहर जाने की इजाज़त दे दी है। सानी ने ये इजाज़त हासिल की थी और उसे अपने पास बुलाया था। उसने सिलवाना बनकर उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाया हुआ था। सबाता का कमरा 5वें फ्लोर पर था। वो लिफ्ट के जरिए 5वें फ्लोर के कमरे में जाने तक पोरस का हाथ ऐसे पकड़े हुए थी जैसे गिरफ्तार करके ले जा रही हो, और पोरस एक मुजरिम की तरह उसके साथ जा रहा था। इस दौरान में सबाता ने पोरस से गुफ्तगू नहीं की थी और ना ही उसके दिमाग में थी। पोरस भी महसूस कर रहा था कि सोच की लहरें वापस जा चुकी हैं, यानी जीनी अब उसके दिमाग में नहीं। जब वो सबाता के कमरे की तरफ जाने लगा तो ऐसे वक्त जीनी ने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, मैं अभी मजबूर हूँ तुम्हारे दिमाग में नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ बाबा साहब के दायरे में मुराकबा हाल के अंदर मुझे मौलम की हदायत के मुताबिक 1 घंटे तक मुराकबे में रहना होगा। मैं बाद में आकर देखूंगी कि तुमने कितनी शराफत के साथ इस कमरे में वक्त गुजारा है। अच्छा, मैं जा रही हूँ। पोरस ने महसूस किया कि ख्याल खानी की लहरें उसके दिमाग में नहीं है। उसने इत्मीनान की सांस ली। कम अज़ कम 1 घंटे तक इस संदेशे से निजात मिल गई थी कि जीनी मदाखलत करने आएगी। उसके सर से जैसे पहाड़ उतर गया था। जीनी अगरचे बोझ नहीं थी, उसके प्यार का पहला गुलाब थी। वो उसे दिलो जान से चाहता था, लेकिन अपनी औरत को जिस कदर भी चाहा जाए, लेकिन वो मर्द के प्राइवेट मामले में मदाखलत करती है तो बोझ ही लगती है। सबाता ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, फिर उसके साथ अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। पोरस ने हाथ आगे बढ़ाकर दरवाजे को लॉक कर दिया। वो बोली, मैंने दरवाज़ा सिर्फ बंद किया और तुमने इसे लॉक कर दिया। वो बोला, इसलिए कि बाहर से कोई अंदर ना आ सके और अंदर की बात बाहर ना जा सके। तुम बड़े वो हो। वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़कर सोफे के पास आई, फिर बैठती हुई बोली, चाहे दरवाज़ा लॉक करो या ज़ुबान पर ताली लगाओ, अंदर की बात बाहर चली ही जाती है या बाहर वाले अंदर चले आते हैं। वो करीब आकर सोफे पर बैठ गया, फिर बोला, बाहर वाले इस बंद दरवाजे के अंदर कैसे आ सकेंगे? बिल्कुल आ सकेंगे, जैसा कि वो नीलमा तुम्हारे दिमाग में आई थी। कि अभी वो अपनी टेलीपैथी के जरिए इस कमरे के अंदर और तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं आएगी? ओह, मैंने तुम्हें कह दिया वो नहीं आएगी। तुम उसका जिक्र करके रोमांटिक माहौल को चौपट करी हो। वो बोली, भूख लग रही है और भूख में रोमांस नहीं होता, क्यों ना कुछ लाइट खा पी लिया जाए। ठीक है, मैं ऑर्डर देता हूँ। वह फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। सबाता ने कहा, नहीं, मैं ऑर्डर देती हूँ। ये कहकर उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। पारिस ने पूछा, ये क्या, यहाँ फ़ोन मौजूद है, तुम मोबाइल फ़ोन क्यों इस्तेमाल करी हो? वस्तुई बोली, ज़रा शरारत करेंगे, मज़ा आएगा। उसने होटल के किचन इंचार्ज के नंबर पंच किए, फिर फ़ोन को कान से लगाकर सुना। दूसरी तरफ से बुला गया, यस किचन सर्विस। वो बोली, रूम नंबर 555 में 555 के सिगरेट का एक पैकेट और एक ब्लैक लेबल विस्की की बोतल भेज दो। दूसरी तरफ से कहा गया, यस मैडम। उसने फ़ोन हंसकर बंद कर दिया, फिर हंसती हुई पोरस को देखने लगी। वो बोला, ये क्या, तुम्हारे कमरे का नंबर 555 नहीं है बल्कि 551 है। हाँ, और मैं ना विस्की पीती हूँ ना सिगरेट पीती हूँ। ये तुमने शरारत की है। अब वो लोग तुम्हारा ऑर्डर 555 नंबर वाले कमरे में पहुंचाने जाएंगे। वस्तुई फिर नंबर पंच करने लगी। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, यस रूम सर्विस। मैं रूम नंबर 777 से बोल रही हूँ। आज तक सुनती आई हूँ कि 7 नंबर लकी होता और मैं 3 अदद 7 वाले कमरे में हूँ। यह कमरा तो मालूम होता है किसी पुराने ज़माने का खंडर है। यहाँ DDTV स्प्रे नहीं किया गया है। मैंने एक काकरोच देखा है। इतना बड़ा होटल और ऐसा नाकिस इंतज़ाम, मैं अभी शिकायत करूँगी। दूसरी तरफ से गिड़गिड़ा कर कहा गया, प्लीज़ मैडम, हम अभी आपके कमरे को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देंगे, बेडशीट वगैरह सब बदल देंगे, अभी हमारे आदमी आ रहे हैं। उसने फ़ोन बंद कर दिया, फिर कहका लगाने लगी। पोरस उसे हैरानी से दिख रहा था। उसकी इन शरारतों के बायस जीनी याद आ रही थी। वस्ती हुई बोली, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अब फ़ोन का रिसीवर उठाओ और कुछ सैंडविचेस और चाय का ऑर्डर दो।
जब वो नाश्ते और चाय का ऑर्डर देने का कह रही थी। उन्हीं लम्हात में अचानक पारस ने ख्याल खानी की प्रवास की और जीनी के दिमाग में पहुंचा तो वह मुराकबे में नहीं थी। उसकी सोच की लहरें जिसके दिमाग में पहुंची वो कह रही थी कि मुँह क्या तक रहे हो, कुछ सैंडविचेज और चाय का ऑर्डर दो। वो अचानक ही उठकर नारा मारने के अंदाज में बोला, वो मारा। ये कहकर उसने सबाता को दोनों बाजू में उठाया, फिर एक गोल चक्कर घूमकर उसे बिस्तर पर फेंक दिया। वह ईरानी से बोली, ये क्या कर रहे हो? वो छलांग लगाकर बिस्तर पर आया, फिर उसे बाजू में लेकर बोला, तुम मुराकबे में नहीं अपने पोरस के बाजू में हो। सबाता तरफ जीनी ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर शर्माकर उसके सीने से लगकर मुंह छुपा लिया। पोरस ने बाजी जीत ली थी। उसे दोस्ती करने के चंद घंटे बाद ही उसने अपनी जीनी यानी सबाता को पहचान लिया था। पारस अभी भटक रहा था। इसके बावजूद सानी अच्छी तरह समझ रही थी कि वो बेहद ज़हीन है। उसे तलाश करना चाहेगा तो घंटों में नहीं मिनटों में तलाश कर लेगा, लेकिन वो अपनी आदतों से मजबूर होकर ख्वामखा इश्किया मामलात में उलझता जा रहा था। पारस उस बुद्ध मंदिर के करीब पहुंच गया। उसके हाथी के करीब उसने रिक्शे से उतरकर इसका किराया अदा किया, फिर इसके मेन गेट की तरफ जाने लगा। ऐसे ही वक्त एक शख्स उसके सामने आ गया, फिर बोला, तुम्हारे दिमाग में कोई है? उसी लम्हे में पारस ने उस टेलीपैथी जाने वाले की आवाज़ सुनी। वो कह रहा था, हाँ उसे कहो मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ। पारस ने सामने वाले से यही बात कह दी। तब उस शख्स ने अपने लिबास के अंदर छुपे हुए रिवॉल्वर को निकाला, फिर उसकी तरफ बढ़ाया। पारस ने उसे फौरन ही अपने लिबास में छुपा लिया। वह शख्स दूसरी तरफ चला गया। पारस मेन गेट के पास आया। वो गेट खुला हुआ था। वहाँ के चौकीदार ने उसे कोई सवाल नहीं किया कि वो कहाँ जा रहे। सामने आश्रम का दफ्तर था। वो इस दफ्तर के काउंटर पर जाकर बोला, महात्मा बुद्ध के एक बहुत बड़े पुजारी यहाँ आए हुए हैं। मैं उन्हें नाम से और उनके चेहरे से नहीं पहचानता हूँ, लेकिन उन्हें आश्रम में जाकर तलाश करूंगा और एक एक पुजारी से पूछूंगा तो शायद उन्हें पहचान लूंगा। खिड़की के पीछे बैठे हुए भक्षु ने कहा, आप उस साथ वाले दफ्तर में चले जाएं, आपको आश्रम में पहुंचा दिया जाएगा। वो दफ्तर में आ गया। वहां फर्श पर सफ़ेद उजली चादर बिछी हुई थी। गाँव तकिए रखे हुए थे। एक पुजारी दीवार से लगा बुद्ध का आसन इख्तियार के बैठा था। उसके सामने तकरीबन 6 भक्षु सर झुकाए बैठे हुए थे। उसकी आमद पर पुजारी ने सर उठाकर देखा, फिर कहा, आओ बेटे यहाँ बैठो। पारस उसके सामने कुछ फासले पर पालती मारकर बैठ गया, फिर बोला, मैं एक पुजारी की तलाश में आया हूँ। उस पुजारी ने कहा, सिर्फ पुजारियों को तलाश ना करो, पूजा भी करो। अगर महात्मा बुद्ध के पुजारी हो तो यहाँ मंदिर में जाकर अगरबत्ती जलाने और पूजा करने के बाद आश्रम में जाकर जरूर अपने मतलूबा पुजारी को तलाश करो। और अगर तुम महात्मा बुद्ध के पुजारी नहीं हो, हिंदू नहीं हो, ईसाई हो तो अपने गॉड की इबादत किया करो, मुसलमान हो तो अपने रब के आगे सजदा किया करो, पूजा करो, इबादत करो, फिर पूजा करने वालों को तलाश किया करो। पारस ने कहा, आप मुझे बहुत अच्छी नसीहतें कर रहे हैं, मैं आपकी हिदायत पर अमल करूंगा। पुजारी ने कहा, हम महात्मा बुद्ध के पुजारी हैं और हमारे महात्मा एक चूंटी को भी मारना नहीं चाहते थे। वो कहते थे इंसान हो, जानवर हो, कीड़े हों, मकोड़े हों, सबकी ज़िंदगी होती है। जब तुम उन्हें उनकी ज़िंदगी वापस नहीं दे सकते तो उनसे ज़िंदगी भी ना छीना करो। पारस ने कहा, बेशक महात्मा बुद्ध ने बहुत अच्छी तालीमात दी हैं। पुजारी ने कहा, बेटे मैं इन्हीं तालीमात की रोशनी में तुमसे इल्तिजा करता हूँ, अपने साथ हथियार ना ले जाओ। तुम्हारे लिबास में जो हथियार है उसे यहाँ रख जाओ, तुम्हें वापसी में मिल जाएगा। पारस उस पुजारी को हैरानी से देख रहा था। फिर उसने पूछा कि आप टेलीपैथी जानते हैं? उसने इनकार में सर हिलाकर कहा, मैं अपने महात्मा बुद्ध की कसम खाकर कहता हूँ टेलीपैथी नहीं जानता, लेकिन हमारे महात्मा की मेहरबानी है मुझ पर, खास करम है। यहाँ आश्रम में दुख इंसानियत के खिलाफ कोई बात हो तो मुझे आगे ही मिल जाती है। पारस ने पूछा, अगर कोई मुजरिम और गलत ख्याल रखने वाला आश्रम में आए तो क्या आपको आगे ही हासिल होती है? हाँ बेटे, तुम जो पूछना चाहते हो वो मैं जानता हूँ। यहाँ एक मुजरिम अपने कई मुजरिम साथियों के साथ आया था। हमने उसे न रोका न टोका, उसे यहाँ रहने दिया। मुझे जो आगे हासिल हुई थी उसके मुताबिक वो यहाँ के किसी भी फर्द को नुकसान पहुँचाने वाला नहीं था और यहाँ से तकरीबन 8 घंटे बाद कहीं मुँह छुपाए भाग जाने वाला था। जो शख्स अपना ही मुजरिम हो, सारी दुनिया से डरता हो, तो वो किसी को अब क्या नुकसान पहुँचाएगा? उसकी ज़िंदगी खुद उस पर बोझ है और तुम्हारी इतला के लिए कह दूँ कि वो यहाँ से जा चुका है। पारस ने सोच के जरिए कहा, तुम मेरे दिमाग में हो क्या? इस महान पुजारी की बात सुन रहे हो? ये लोग किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, बुद्ध की तालीमात के मुताबिक सबका भला चाहते हैं। इसने पालपोर्ट का भी भला चाहा, लेकिन वो अपने तमाम जुराइम की सज़ा पर है, यहाँ से फरार हो गया। लेजी गार्ड ने कहा, हाँ जिस वक्त ये पुजारी तुमसे बातें कर रहा था तो मैं इसके दिमाग में पहुँचकर इसके ख्यालात पढ़ रहा था। ये दुरुस्त कह रहा है टेलीपैथी नहीं जानता, लेकिन बरसों की तपस्या के बायस इसे आगे ही हासिल होती रहती है। ये दुरुस्त कह रहा है। पालपोर्ट अब यहाँ नहीं है, वापस आ जाओ। पारस ने उठते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, अब मैं वापस जा रहा हूँ। पारस ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, फिर वहाँ से बाहर आ गया। हाथी के अंदर चलता हुआ उससे बोला, तुम्हारा काम यहाँ नहीं हो सका, जिससे शिकार करना चाहते थे वो जा चुका है। अब तुम भी मेरे दिमाग से जाओ, जब उसका सुराग मिलेगा तो मेरे पास आकर मुझे आलाकार बना लेना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जल्दी तुम्हारे पास आऊँगा। पारस ने दूसरे लम्हे में महसूस किया कि उसके अंदर पराई सोच की लहरें नहीं है। वह हाथे से बाहर आकर फुटपाथ पर चलने लगा। कुछ फासले पर एक रेस्तोरां था। वो वहाँ जाकर कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करने और चाय पीने के लिए बैठ गया। वहाँ से ख्याल खानी की परवास करता हुआ सानी के दिमाग में पहुंचा। वो बोली, मैं पालपोर्ट पर मुख्तसर सा तनवीमी अमल करके उसके दिमाग को लॉक कर चुकी हूँ। अब कोई टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग में नहीं पहुँच सकेगा। उसके बॉडी गार्ड्स और जांबाज गुरीले कहाँ हैं?
इधर उधर कहीं भटक रहे होंगे, खुद अपनी मौत मारे जाएंगे। मुझे सिर्फ पालपोर्ट को अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों से दूर करना था, इसलिए मैंने उसे उनसे दूर कर दिया। वो अमरीकी टेलीपैथी जानने वाला मेरे दिमाग से ये कहकर गया कि पालपोर्ट को तलाश करने के बाद दोबारा मेरे पास आएगा। चलो, उस वक्त तक तुम्हें फुर्सत है, मुझे भी फुर्सत है, लेकिन मैं बहुत थकी हुई हूँ। पिछली रात सो ना सकी थी, अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। सानी, तुम बहुत मक्कार हो, तुम सोने के लिए नहीं जा रही हो, कोई चाल चलने जा रही हो। अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो तुम समझो कि मैं कैसी चाल चलना चाहती हूँ। तुम तो अभी तक मुझे तलाश नहीं कर सके, फिर मेरी चालबाजियों को क्या समझोगे? मुझे चैलेंज ना करो, मैं तुम्हें तलाश करने के मामले में संजीदा नहीं हूँ, फिर भी कहता हूँ कि कम से कम 2 घंटे के अंदर तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। ओहो, इतना ज़बरदस्त चैलेंज, फिर तो मुझे बहुत मोहतात रहना होगा। तुम ख्वाह कितनी मोहतात रहो, समुद्र की तह में चली जाओ, पाताल में छुप जाओ, मैं तुम्हें वहां से ढूंढ निकालूंगा। ये पारस की जुबान कह रही है। ये कहकर वो उसके दिमाग से वापस चलाया। वेटर को बुलाकर उसने नाश्ते और चाय का ऑर्डर दिया, फिर इंतजार करने लगा। इस रेस्तोरां की दीवारें शीशे की थीं। शीशे के आर पार बाहर कुशादा सड़क नजर आ रही थी। वहां से गुजरने वाले भी दिखाई दे रहे थे। अच्छी खासी चहल पहल थी। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इस रेस्तोरां के दोनों तरफ बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर थे। बैरूनी ममालिक से आने और शॉपिंग करने वालों की खासी भीड़ दिखाई दे रही थी। ऐसे ही वक्त उसे सिल्वाना नजर आई। वह एक टैक्सी से उतरकर किराया अदा कर रही थी। वो उसे देखकर मायूस हो गया, क्योंकि उसने पिछली बार कहा था कि वो फ्लर्ट है। दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कई ममालिक की सैर करती रहती है और बॉयफ्रेंड बदलती रहती है। इस बात ने पारस को बदल कर दिया था। उसकी तरफ से मुंह फेर कर चला आया था। ऐसे वक्त तो इसे सानी की शर्म और हया याद आ रही थी, और दिलो दिमाग में ये बात थी कि बीवी ही सच्ची वफादार होती है। दूसरी औरतों से शर्म और हया और वफादारी की तवक्को नहीं की जा सकती। पारस ने जिस वेटर को चाय और नाश्ते का ऑर्डर दिया था, वो किसी काम से रेस्तोरां के बाहर जा रहा था। ऐसे ही वक्त सिल्वाना के करीब एक कार आकर रुक गई। उसमें से एक खूबरो जवान उतरकर उसके पास आया। वेटर उसके करीब से गुजर रहा था। पारस ने उसके जरिए उस जवान की आवाज़ सुनी। वह सिल्वाना से कह रहा था, मेरा नाम आर्थर है। उसने खुद को मुतारिफ कराते हुए मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो सिल्वाना ने कहा, सॉरी, मैं किसी अजनबी से मुसाफा नहीं करती। ताज्जुब है, तुम इतनी मॉडर्न, इतनी स्मार्ट हो और मुसाफा करने से इनकार कर रही हो। हर इंसान का अपना अपना मिजाज और अपनी अपनी आदत होती है। बाय द वे, तुम क्या चाहते हो? मैंने समुद्र के किनारे तुम्हें देखा था, फिर तुम्हारे ताक़ुब में यहाँ तक चलाया हूँ। तुम समझ सकती हो कि तुम किस कदर हसीन और किस कदर पुरकशिश हो। सॉरी, अगर तुम मुझसे दोस्ती करने हो तो मैं मजबूरन तुम्हें मायूस करूंगी। मगर क्यों? क्या मैं खूबरू नहीं हूँ, कद्दे आवर और सेहतमंद नहीं हूँ? मेरी कार देखो, इसे अंदाज़ा करो कि मैं किस कदर दौलतमंद हूँ। किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ अकल की कमी है। तुम्हारी ज़िंदगी में शायद कोई ऐसी औरत नहीं आई जो सिर्फ अपने किसी आइडियल से, किसी महबूब से या अपने शौहर से मोहब्बत करती हो और सिर्फ उसी को सारी दुनिया वालों पर तरजीह देती हो। अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो प्लीज़ मेरे पीछे ना आना, आओगे तो पछताओगे। वो पलट कर जाना चाहती थी। उस जवान ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, जस्ट ए मिनट, मेरी एक बात सुन लो। मैं तुम्हें एक गर्लफ्रेंड बनाने का ख्याल दिल से निकाल रहा हूँ, लेकिन हम इस रेस्तोरां में एक एक कप चाय तो पी सकते हैं, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। सिल्वाना ने उसे सर से पैर तक देखा, फिर कहा, अच्छी बात है, आओ हम एक एक कप पी लें। वो उसके साथ रेस्तोरां के अंदर आई। उसके साथ चाय पीने के लिए किसी मेज़ का इंतखाब करने लगी। फिर पारस को देखते ही खुश हो गई। उसकी तरफ बढ़ती हुई बोली, हेलो, तुम यहाँ हो? वो उसके करीब आकर उसके मेज़ के दूसरी तरफ बैठ गई। उसके साथ आने वाला शख्स भी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मैं मिस के साथ आया हूँ, अगर तुम्हें एतराज़ हो तो उठकर चला जाऊँ। पारस ने कहा, नहीं, आप सिल्वाना के साथ आए हैं, यहाँ ज़रूर तशरीफ़ रखें। उसने कहा, शुक्रिया, वैसे ये बात समझ गया हूँ कि आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं। सिल्वाना ने कहा, हाँ, अभी मैंने तुमसे कहा था कि औरत अपने सिर्फ एक ही आइडियल को दूसरे तमाम लोगों पर तरजीह देती है। मेरा आइडियल यही नौजवान है। वो पारस की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोला, तुम बहुत खुश नसीब हो। मैं तुम्हें इस खूबसूरत हसीना का दिल जीतने पर मुबारकबाद देता हूँ। पारस ने उसे मुसाफिया किया और कहा, तुम भी बहुत खूब हो, बहुत स्मार्ट हो। तुम्हें भी ऐसी कई हसीनाएं मिल जाएंगी, लेकिन मेरे लिए तो सारी दुनिया में इससे ज़्यादा हसीन दोशीज़ा नहीं है। सिल्वाना मुस्कुरा रही थी। वो अजनबी बोला, मैं जाने की इजाज़त चाहूँगा। सिल्वाना ने कहा, क्यों, हमारे साथ चाय नहीं पियोगे? नहीं, मुझसे चाय नहीं पी जाएगी, मैं ज़रा जज्बाती किस्म का आदमी हूँ, माजरत चाहता हूँ। ये कहकर वो उठ गया और तेज़ी से चलता हुआ रेस्तोरां के बाहर चला गया। सिल्वाना ने कहा, अजीब शख्स है, पहली नज़र में मुझ पर आशिक हो गया, दीवाने से परवाना बन गया। अगर मैं शमा होती, मुझ में आग होती तो यह भी जल मरता। पारस ने कहा, तुमने समुद्र के किनारे मुझसे कहा था कि बॉयफ्रेंड बदलती रहती हो, तुम्हारा कोई एक आइडियल नहीं है, लेकिन अभी इस जवान से कह रही थी कि सिर्फ मैं ही तुम्हारा आइडियल हूँ। तुम्हारी किस बात का यकीन किया जाए? उसी बात का जो मैंने समुद्र के किनारे कही थी। यहाँ तो मैंने इस शख्स को टालने के लिए तुम्हें अपना आइडियल बना लिया। बाय द वे, तुम आइडियल ना सही, अब भी मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। वेटर नाश्ते और चाय की ट्रे ले आया। पारस ने कहा, एक चाय और ले आओ। वेटर चला गया। सिल्वाना ने कहा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वहाँ समुद्र के किनारे भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था, मुझसे मुंह फेर कर चले गए थे। बात क्या है? बात यह है कि समुद्र के किनारे तुमने जो कुछ कहा था उसे सुनकर मेरी बीवी मुझे बहुत शिद्दत से याद आने लगी थी। सिल्वाना ने पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई?
तुम्हें क्यों बताता? तुम ना तो किसी की बीवी और ना ही बीवी बनना चाहोगी, क्योंकि मुल्क मुल्क की सैर करती हो और बॉयफ्रेंड्स बदलती रहती हो। लेकिन मैंने ऐसी क्या बात कह दी थी कि तुम्हें अपनी बीवी शिद्दत से याद आने लगी थी? तुमने मुझे नसीहत नहीं की थी कि मर्द को एक ही बीवी का वफादार बनकर रहना चाहिए, लेकिन तुमने कहा कि बॉयफ्रेंड बदलती रहती हो। इससे मेरे जहन में ये बात आई कि सिर्फ एक बीवी ऐसी होती है जो कभी शौहर नहीं बदलती। चलो, मैंने कोई नसीहत नहीं की, लेकिन तुम्हें अपनी बीवी से वफादारी का ख्याल आ गया। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम्हें उसका वफादार बनकर नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। मैं तुम्हारी शादीशुदा होने पर एतराज़ नहीं करूँगी। वेटर चाय लेकर आ गया। वह दोनों नाश्ता करने और चाय पीने लगे। फिर सिलवाना ने कहा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम्हें क्या जवाब दूँ। सच बात तो यह है कि तुम बहुत हसीन हो। तुम्हारे अंदर इतनी कशिश है कि मैं बज़ाहिर तुमसे दूर होकर यहाँ आ गया, लेकिन दिल तुम्हारी तरफ खिंचा जाता है। तो फिर दिल की बात मान लो। दिल तो आवारा होता है, इधर से उधर भटकता रहता है, लेकिन दिमाग पर मेरी सानी नक्श है और इस नक्श को कोई मिटा नहीं सकता। मैं मिटाना भी नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारे करीब आने के लिए मुझे अपनी सानी का सहारा लेना होगा। क्या मतलब? क्या तुम अपनी बीवी से कहकर मुझसे दोस्ती करोगे और मेरे साथ वक्त गुजारोगे? मैं सानी से इजाज़त तो नहीं लूँगा, लेकिन वो मेरे दिल और दिमाग पर इस तरह छाई हुई है कि जब भी तुम्हें जज्बाती अंदाज में मुखातिब करूँगा तो मेरी ज़ुबान से सानी ही का नाम निकलेगा। ये बात तुम्हें बुरी लगेगी। वस्तवी बोली, अजीब बीवी के आशिक हो। उससे दूर रहकर उसके एतमाद को धोखा भी देते हो और उसकी याद में दीवानावार किसी दूसरी को सानी भी कहते रहते हो। पता नहीं पहले कभी ऐसी दीवानगी तारी हुई थी या नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों ने अजीब काया पलट दिया है। तुम नहीं जानती, मेरी बीवी ने मुझे चैलेंज किया था कि वो इसी शहर में रहेगी, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा और मैंने दावा किया है कि उसे हज़ारों लाखों में ढूंढ निकालूंगा। सिलवाना ने पूछा, फिर क्या हुआ? क्या तुम उसे तलाश कर चुके हो? नहीं, अभी एक दूसरे को चैलेंज किए सिर्फ 12 घंटे गुजरे हैं। मैं मजीद 1 घंटे में शायद उसे तलाश कर लूँगा। इसका मतलब है मेरे साथ वक्त नहीं गुजारोगे, उसे तलाश करने जाओगे? यही तो मैं सोच रहा हूँ, क्या करूँ? तुम फिर सामने आकर रास्ता बदलना चाहती हो। मैं तुम्हें अपनी तरफ माइल करना तो चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी अपनी बीवी के रास्ते से तुम्हें हटाना नहीं चाहती। तुम बहुत अच्छी हो, मेरी बीवी के हुकूक को समझ रही हो, उसके हक में बातें कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा गुजारूंगा, फिर उसे तलाश करूंगा। अगर मैं भी तुम्हारे साथ तलाश करूँ तो क्या तुम्हें या उसे एतराज़ होगा? नहीं, वह बहुत ही खुले दिल की औरत है। जब उसे सच कहा जाएगा तो वह तुम्हारी इज्जत करेगी। वो रेस्तोरां का बिल अदा करके बाहर आए। फिर सिलवाना ने टैक्सी वाले को रोककर कहा, होटल सी व्यू चलो। वह दोनों पिछली सीट पर बैठ गए। टैक्सी वहाँ से चल पड़ी। पारस ने पूछा, क्या तुम सी व्यू होटल में ठहरी हुई हो? हाँ, मेरी सहेली सबाता भी उसी होटल के कमरे में है। फिर तो उसके साथ मेरा दोस्त भी वहाँ होगा। अच्छी बात है, उससे भी मुलाकात हो जाएगी। वो सी व्यू होटल पहुँच गए। सिलवाना ने काउंटर पर आकर अपने कमरे की चाबी ली, फिर उसके साथ लिफ्ट के जरिए 5वें फ्लोर तक आ गई। सबाता के कमरे का नंबर 551 था और सिलवाना के कमरे का नंबर 552। वो दरवाज़ा खोलकर उसके साथ अंदर आई, फिर दरवाजे को बंद कर दिया। ऐसे ही वक्त पारस खला में तकने लगा। इसके बाद बोला, नहीं नहीं सानी, मैं यहाँ किसी बुरे इरादे से नहीं आया हूँ। ये जो मेरे साथ है इसका नाम सिलवाना है। वो उसे घूर कर बोली, ये किससे बातें कर रहे हो? ओह सिलवाना, मैं तुम्हें ये बताना भूल गया कि मेरी बीवी मेरी सानी टेलीपैथी जानती है। वो इस वक्त ख्याल खुआनी के जरिए मेरे दिमाग में मौजूद है। ये कहते ही पारस खला में तकने लगा। इसके बाद बोला, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, ये बड़ी अच्छी और बहुत दोस्त नवाज है। ये कह रही है कि तुमसे मुलाकात होगी तो इसे साफ साफ कह देगी कि मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या तुम इसकी सच्चाई की कदर नहीं करोगी? पारस खामोश होकर जैसे कुछ सुनने लगा, फिर अचानक खुश होकर सिलवाना के दोनों बाजुओं को पकड़कर झंझोड़ कर बोला, अब हम आज़ादी से रंगरलियाँ मना सकती हैं। सानी अच्छी तरह समझ गई थी कि वो उसे उल्लू बना रहा है, क्योंकि वो उसके दिमाग में आकर नहीं बोल रही थी। वो सिलवाना से झूठ कह रहा था कि सानी बोल रही है। पारस ने कहा, तुम मुझे ऐसे देख रही हो जैसी मेरी बातों को यकीन नहीं आ रहा। मैं अभी सानी से कहता हूँ, वो तुम्हारे दिमाग में आकर तुम्हें यकीन दिलाएगी। तुम बिल्कुल तैयार रहो। देखो सानी तुम्हारे दिमाग में आ रही है, आ रही है, आ रही है। पारस ये कहते ही सिलवाना के दिमाग में पहुंचकर जनाना आवाज में बोला, हाय सिलवाना, मैं पारस की बीवी सानी बोल रही हूँ। तुम यकीन क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? मुफ्त में तुम्हें मेरा मर्द मिल रहा है, फिर नखरे क्यों दिखा रहे हो? अचानक सानी ने घूमकर कराटे का एक हाथ मारा। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे जाकर सोफे पर गिर पड़ा। वो छलांग लगाकर सोफे पर आई, फिर उसके गले का हार बनकर बोली, तुम पक्के फ्रॉड हो। मैंने तुम्हें चैलेंज किया था कि मुझे बेनकाब नहीं कर सकोगे, लेकिन मेरे कमरे में ही आकर तुमने बेनकाब किया है। बताओ तुमने मुझे कैसे पहचाना? रेस्तोरां में जो जवान तुम्हारे साथ आया है, तुमने उसके सामने बड़े दावे से कहा है कि तुम्हारा एक ही आइडियल, एक ही महबूब और एक ही शौहर है, और तुम तमाम दुनिया वालों पर उसे तरजीह देती हो। फिर यही बात तुमने रेस्तोरां में आकर कह दी। रेस्तोरां के बाहर तुम नहीं जानती थी कि मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ या नहीं, और मैं उस रेस्तोरां में मौजूद हूँ या नहीं। तुमने तो सच बात जुबान से कह दी थी। उस अजनबी जवान के ख्यालात पढ़ते ही मैंने तुम्हें पहचान लिया था। तब से तुम्हें उल्लू बनाता आ रहा हूँ। वो उस पर कुर्बान होती हुई बोली, तुम जीत गए। तुमने दावा किया था कि 2 घंटे के अंदर मुझे तलाश कर लोगे, और तुमने 2 घंटे से पहले ही अपने बाजू में मुझे कैद कर लिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू।